मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 241 से 250 तक सुनते हैं। समय भाटिया ने कहा, क्या तुम देखना नहीं चाहते कि हमारे कितने सिर उगाए हैं? क्या अब तुम साफ देख सकते हो? क्या तुम 2 सिर काटकर देखना चाहते हो? गलतफहमी। ब्लैक डॉग इतना डर गया कि अचानक उसके दिल में कुछ कौंध गया और उसने चेहरे पर चापलूसी भरी नजर डालते हुए कहा, मास्टरों, मैं अपने भाइयों को बस ये देखने के लिए लाया हूं कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं। मेरा असल में कोई और इरादा नहीं है। रौनव बालानी ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, मुझे यकीन है। ब्लैक डॉग ने राहत की सांस ली, फिर अपनी छाती थपथपाई और कहा, हम भाइये तुम्हारी मदद करने आए हैं। उसके पीछे खड़े बदमाशों ने भी अपने सामने वाले को पहचान लिया और चिल्लाए, हाँ, हम यहां मास्टरों की मदद करने आए हैं। ये तो आंखें खोल देने वाली बात है। रौनव बालानी ने अपनी उंगली उठाई और बदमाशों में से कुछ बड़े आदमियों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोगों के हाथ पैर बड़े लग रहे हैं, ईंटें हिलाना बेकार होगा। जल्दी मेरे साथ आओ। वहां अभी भी बहुत सारी ईंटें हैं जिन्हें हटाया जाना है। जब तक सामान ढोने का काम पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें कुछ भी खाने की इजाजत नहीं है। यह कहकर उसने हाथ उठाया और 5-6 बदमाशों को बुलाया और पास में ईंटें हटाने के लिए गया। गंदे सिर वाले ये लोग गोबर साफ करने के लिए अच्छे उम्मीदवार लग रहे हैं, जो मजबूत और हटे कटे हैं। खुद को दीवार तोड़ने दो। तुम लोग थोड़े कमजोर हो, लेकिन मेरे लिए फर्श साफ कर दो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार रवि हेबर ने ब्लैक डॉग और बाकियों को, जिनके हाथ में चाकू थे, देखा और कहा, तुम सब मेरे लिए सब्जियां काटोगे। पलक झपकते ही ये 20 बदमाश अलग हो गए और प्राचीन औषधि उद्यान में काम करने लगे। सरोजिनी राय और गंजा आदमी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। वे सक्सेना एंशिएंट फार्मास्यूटिकल हमेशा दूसरे मेडिकल क्लिनिकों को डरा धमकाकर और उनसे पैसे ऐंठ कर अपना गुजारा करते थे। ऐसा घिनौना धंधा करने के लिए वे अकेले नहीं हो सकते, कई साझेदार हैं और ब्लैक डॉग उनका अंडरवर्ल्ड पार्टनर है। पहले जब दूसरे मेडिकल क्लिनिकों का सामना होता था, जब तक ब्लैक डॉग लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता था, तब तक हमेशा प्रतिकूल ही होता था। दूसरा अस्पताल तुरंत मान जाता था, अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता था और पैसे चुका देता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग थी। क्या हो रहा है? ये शातिर बदमाश दूसरों के कामगार क्यों बन गए? यहां तक कि ब्लैक डॉग ने भी सब्जियां काटने के लिए तरबूज काटने वाला चाकू लिया। और ये प्रवासी मजदूर कौन है? तुमने ब्लैक डॉग को इस तरह कैसे डरा दिया? अर्णव ने उन दोनों लोगों की तरफ देखा। कैसा है? क्या तुम मेरे मेडिकल क्लिनिक को गिरा दोगे? बेटे, आत्मसंतुष्ट मत हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे सक्सेना एंशिएंट फार्मास्यूटिकल को धमकाना आसान है? सरोजिनी राय चिल्लाई, जरा रुको, मैं अभी किसी से तुम्हारे मेडिकल क्लिनिक को सील करने के लिए कहती हूं। यह कहकर उसने फिर से अपना फोन निकाला और 2 और कॉल किए। अब वे पीछे नहीं हट सकते। अगर वे आज प्राचीन औषधि उद्यान नहीं जीत पाए, तो उन्हें भविष्य में इस धंधे में काम नहीं करना पड़ेगा। अर्णव मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें काला वाला नहीं मिलता तो तुम सफेद वाला ले सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थोड़ी ही देर में 4 कानून प्रवर्तन गाड़ियां मेडिकल सेंटर के दरवाजे पर पहुंची, 2 म्यूनिसिपल मेडिकल ब्यूरो से और 2 पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से। गाड़ी के पार्क होते ही वर्दीधारी 1 दर्जन पुरुष और महिलाएं मेडिकल सेंटर के दरवाजे को घेर कर खड़े हो गए। नेता एक लंबा दुबला आदमी और एक छोटा मोटा आदमी था। मोटे आदमी ने सफेद वर्दी पहनी हुई थी, जिस पर उसकी बाह पर मेडिकल ब्यूरो लिखा था। उसका नाम वीरभद्र सिंह है, जो मेडिकल ब्यूरो में सेक्शन चीफ है। लंबा दुबला आदमी पब्लिक सिक्योरिटी स्टेशन की वर्दी पहने हुए था। वो पब्लिक सिक्योरिटी स्टेशन का निदेशक पटनायक था। ये दोनों कई सालों से सक्सेना एंशिएंट फार्मास्यूटिकल के साथ काम कर रहे हैं और छोटे मेडिकल क्लिनिकों पर दबाव बनाने के काम से अच्छी तरह वाकिफ है। ये देखकर कि विरोधी के पास बड़ी संख्या में लोग थे, समय भाटिया और अन्य लोग डर गए कि अर्णव को नुकसान होगा। इसलिए वे फिर से इकट्ठा हुए और उसके बगल में खड़े हो गए। सरोजिनी राय आगे बढ़ी और बोली,
ऑफिसर पटनायक, ऑफिसर सिंह, ये मेडिकल क्लिनिक एक एलीगल यूनिट है जो अवैध रूप से दवा का धंधा करता है। मैंने बस इतना कहा कि मैं उनकी शिकायत करना चाहती हूं और हमें इस तरह पीटा गया। वीरभद्र सिंह ने कई बार सक्सेना अनसेंट फार्मास्यूटिकल के साथ सहयोग किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पता है कि क्या करना है। वो आगे झुके और बोले, अब प्रभारी कौन है? अर्णव ने कहा, मैं हूं। वीरभद्र सिंह ने कहा, क्या आपके मेडिकल क्लिनिक की प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं? बिल्कुल। अर्णव ने हाथ हिलाया और शिव ने मेडिकल क्लिनिक के सभी प्रक्रियाएं की कागजात निकाल ली। इसे ले आओ। वीरभद्र ने इसे लिया और ध्यान से इसकी जांच की। व्यावसायिक लाइसेंस, औद्योगिक और वाणिज्यिक लाइसेंस और दवा व्यवसाय लाइसेंस सभी ठीक थे। उन्होंने अपना सिर उठाया और कहा, आपका मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र कहाँ है? ये यहां है। अर्णव ने एक छोटी सी लाल किताब निकाली और उसे थमा दिया। मेडिकल ब्यूरो के निदेशक डायरेक्टर बासु ने उसे खुद संभाला। डिलीवरी के कुछ ही देर बाद वो उसकी जेब में थी। वीरभद्र सिंह ने प्रमाण पत्र लिया और उस पर एक नजर डाली। तभी उसके मुंह के कोने से एक भाव निकला, अगर तुम झूठी गवाही दोगे तो तुम्हें इससे ज्यादा पेशेवर कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास 21 साल की उम्र में मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र है और वो एक पारंपरिक प्राचीन चिकित्सा शास्त्री की। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? यह देखा जा सकता है कि तुम्हारे बाकी दस्तावेज भी नकली हैं और ये एक काला क्लिनिक है। मन ही मन उसे सचमुच यकीन हो गया था कि अर्णव का मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र जरूर नकली है। इसलिए उसने बिना किसी विनम्रता के अपनी छड़ी उठाई और मेडिकल क्लिनिक की सारी प्रक्रियाएं फाड़ दी। शिव ने गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो? हमारे दस्तावेज क्यों फाड़ रहे हो? अवैध रूप से क्लिनिक खोलकर नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। मैं न सिर्फ तुम्हारे दस्तावेज फाड़ दूंगा बल्कि तुम्हें जेल भी भिजवा दूंगा। वीरभद्र सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में पलटकर पटनायक पुलिस अधिकारी से कहा, ऑफिसर पटनायक, सबूत पुख्ता है, चलो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। पटनायक इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने हाथ हिलाकर पीछे खड़े सुरक्षा कर्मियों से कहा, इसे हथकड़ी लगाओ और पूछताछ के लिए वापस ले जाओ। आदेश पाकर 2 सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अपनी हथकड़ियां निकाली और अर्णव की ओर दौड़ पड़े। शिव गुस्से से बोला, तुम क्या कर रहे हो? मेरे मास्टर को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? ओह, कोई आवाज निकालने की हिम्मत कर रहा है। ऑफिसर पटनायक ठंडे स्वर में मुस्कुराया और फिर चिल्लाया, उसे भी साथ ले आओ। लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। क्यों? तुम लोगों को गिरफ्तार क्यों करते हो? डॉक्टर अर्णव के पास अच्छी चिकित्सा क्षमता है, तुम उन्हें झूठा क्यों कहते हो? ये एक मेडिकल क्लिनिक है, ठीक है? ये कब से इलीगल बन गया? ये बहुत ही शर्मनाक है। उसके आसपास के लोग अर्णव और इस उद्यान के लोगों के लिए दुखी हो गए। ऑफिसर पटनायक के चेहरे पर उदासी छा गई और वो गुस्से से पलटा और बोला, तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? अगर और शोर मचाया तो मैं तुम दोनों को गिरफ्तार कर लूंगा। हालांकि ये तमाशबीन लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये आम लोग ही हैं और हद पार करने की हिम्मत नहीं करते। समय भाटिया जैसे युवक घमंडी होने के आदी थे और उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वे कार्रवाई करने ही वाले थे, लेकिन अर्णव ने उन्हें रोक दिया। वो एक मेडिकल क्लिनिक में काम करता है और जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक ऐसा नहीं करेगा। अगर इन लोगों से आपका सीधा टकराव हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। हर समय मारपीट का सहारा नहीं लिया जा सकता। सरोजिनी राय ने समय भाटिया और अन्य लोगों की ओर इशारा किया और ऑफिसर पटनायक से चिल्लाकर कहा, ऑफिसर पटनायक, ये प्रवासी मजदूर भी अच्छे लोग नहीं हैं। इन्होंने अभी अभी लोगों को पिटा था। ऑफिसर पटनायक फिर चिल्लाया, इन सबको एक साथ वापस ले जाओ। 7-8 और सुरक्षा पुलिस अधिकारी दौड़कर आए और समय भाटिया और अन्य लोगों को भी हथकड़ी लगा दी गई। हथकड़ी लगने के बाद जुनैद मुस्कुराया और ऑफिसर पटनायक और वीरभद्र सिंह से कहा, सच कहूं तो तुम हमसे ज्यादा गुंडे हो। बकवास करना बंद करो, इन सबको मेरे साथ ले जाओ। ऑफिसर पटनायक ने अर्णव, सीव और अन्य लोगों को पुलिस की गाड़ी में बिठाया और जल्दी से प्राचीन औषधि उद्यान से निकल गए। उनके जाने के बाद सरोजिनी राय और बालों वाले ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और इस बगीचे में बचे हुए लोगों से चिल्लाकर कहा, क्या तुमने देखा? यह हमारे सक्सेना एंशिएंट फार्मास्यूटिकल को भड़काने का नतीजा है। तुम बस दरवाजा बंद होने का इंतजार करो। इसी समय एक पसाट गाड़ी आई और मेडिकल सेंटर के सामने रुकी। दरवाजा खुला और नागेश साहा और माधुरी साहा बाहर निकले। मेडिकल सेंटर के दरवाजे के आसपास इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर नागेश साहा ने अपने बगल में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, चाचा क्या हुआ? बुजुर्ग ने गुस्से से कहा,
मैं 10 सालों से कमर और पैर के दर्द से परेशान हूं। मैं अनगिनत बड़े अस्पतालों में गया और लाखों खर्च किए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। कल डॉक्टर अर्णव ने मुझे कुछ अकुपुंक्चर दिए और मैं पूरी तरह ठीक हो गया। इतने अच्छे डॉक्टर को गैर कानूनी तौर पर डॉक्टरी करने के जुर्म में बेईमान तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया और इस मेडिकल क्लिनिक को एक काला मेडिकल क्लिनिक कहा गया। क्या इसमें कोई इंसाफ है या कोई सख्त कानून है? हाँ, ये क्लिनिक बिना एक पैसा लिए 3 दिन मुफ्त क्लिनिक देता है। ऐसा कौन कर सकता है? कितना अफसोस है। डॉक्टर अर्णव, ये तो चमत्कारी डॉक्टर है, इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? ये साफ है कि पब्लिक हेल्थ ब्यूरो और सक्सेना, एंशिएंट फार्मास्यूटिकल के लोग मिलकर सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए डॉक्टर अर्णव को धोखा दे रहे हैं। सब लोग शिकायतों की बात कर रहे थे। हालांकि नागेश साहा ने पूरी कहानी नहीं सुनी, फिर भी उन्हें अंदाजा था कि क्या हुआ होगा। वो ठंडे पड़ गए, अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी को फोन किया। ऑफिसर, जल्द ही कुछ लोगों को बुलाएं और इसे गोपनीय रखें। यहां एक विशेष मामला है जिसे निपटाना जरूरी है। सरोजिनी राय और गंजा आदमी अस्पताल के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए खड़े थे। तभी अचानक कई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी दौड़े और बिना कुछ कहे उस आदमी को हथकड़ी लगा दी। गंजा आदमी घबरा गया और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? तुमने गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया है, ले जाओ। आए हुए ऑफिसर ने हाथ हिलाया और दोनों लोगों को सीधे पुलिस की गाड़ी में ले गया। पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में अर्णव को लोहे के स्टूल पर बिठाया गया और उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। उसके सामने पटनायक और वीरभद्र सिंह बैठे थे। मध्यस्थता का मामला जल्दी जीतने के लिए दोनों ने मिलकर उससे अचानक पूछताछ की। पटनायक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्णव थोड़ा मुस्कुराया, क्या तुम्हें यह बकवास नहीं लगता? तुम यहां सिर्फ मेरे लिए आए हो। तुम मेरा नाम कैसे नहीं जानते? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत व्यक्ति मिल गया हो? पटनायक के चेहरे पर भाव जमे रहे और फिर उसने गुस्से से कहा, अर्णव, कृपया मेरे साथ ज्यादा ईमानदार रहो। क्या तुम्हें पता है कि यह जगह कहाँ है? देखो, तुम मेरा नाम ठीक से नहीं जानते। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया, मुझे ईमानदार होना आता है। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया और फिर कभी एक शब्द भी नहीं बोला। वीरभद्र सिंह ने कहा, अर्णव, सच सच बताओ, तुम्हें मेडिकल क्लिनिक खोलने के लिए पैसे कहां से मिले और तुम्हारे फर्जी दस्तावेज कहां से आए? पटनायक ने कहा, तुम इन दिनों गैरकानूनी तरीके से डॉक्टरी कर रहे हो। तुमने कुल कितने मरीजों का इलाज किया है? तुमने कितने पैसे ठगे हैं? दोनों लोगों ने कुछ भी पूछे, लेकिन अर्णव चुप हो गया। बात साफ है, दोनों लोगों ने अपने पहचान पत्र भी फाड़ दिए। वे बस मुसीबत मोल लेना चाहते हैं। वे कुछ भी कहें, बेकार है। पटनायक ने मेज पर थपकी दी। बेटे, ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ नहीं कहोगे, इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूं। पटनायक थोड़ा मुस्कुराया, क्या तुमने मुझसे सच बोलने के लिए नहीं कहा था? मैं कुछ भी ईमानदारी से नहीं कहना चाहता, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम अपने रवैये से हल्की सजा की उम्मीद मत करो। वीरभद्र सिंह ने कहा, अर्णव, अगर तुम नहीं भी बताओगे तो अभी भी वहां तुम्हारे साथी हैं, वे जरूर बता देंगे। फिर तुम्हें अपना गुनाह कबूल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसी समय दरवाजा खुला और एक अधीनस्थ बोला, अफीसर पटनायक, क्या आप एक पल के लिए बाहर आ सकते हैं? पटनायक और वीरभद्र सिंह पूछताछ कक्ष से बाहर निकले और दरवाजे पर पूछा, जांच कैसी चल रही है? वे प्रवासी मजदूर कौन है? क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? अधीनस्थ ने कहा, यह पता चला है कि सफाई करने वाले का नाम समय भाटिया है, जो भाटिया परिवार के ऋषिकेश भाटिया का पोता है, और ईंट हटाने वाले का नाम रौनव बालानी है, जो बालानी परिवार के मिस्टर अभिलाष बालानी का पोता है। जिस आदमी ने दीवार तोड़ी उसका नाम जुनैद था और वो साउथ वेस्ट जोन के एक जेकब का बेटा था। रसोइये का नाम रवि हेब्बर है, जो बिगली सिटी के नेता बंसी हेब्बर का बेटा है। जिस आदमी ने गोबर उठा रहा था उसका नाम अरविंद है और वो सेंट्रल राजगढ़ के महान नेता गिरलाल का बेटा है। क्या? दोबारा बताओ। पटनायक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जाहिर है, ये बस कुछ लोगों के बीच का झगड़ा था। एक प्रवासी मजदूर की इतनी गहरी पृष्ठभूमि कैसे हो सकती है? अधीनस्थ ने फिर दोहराया और फिर कहा, मैंने पुष्टि की है कि इन लोगों की पृष्ठभूमि अच्छी है। हे भगवान! पटनायक के चेहरे पर बेहद भद्दी अभिव्यक्ति थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये युवक, जो आमतौर पर अच्छे कपड़े पहनते थे और विभिन्न उच्च स्तरीय जगहों पर जाते थे, प्राचीन औषधि उद्यान में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने क्यों जा सकते हैं? अब मामला थोड़ा परेशान करने वाला हो गया है। हालांकि गिरिलाल और अन्य लोग भूमिगत दुनिया में हैं और उन्हें रोशनी में नहीं देखा जा सकता, लेकिन उनकी हैसियत के कारण वो उनके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता। बालानी परिवार
और भाटिया परिवार के 2 युवा स्वामी और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ये कहा जा सकता है कि राजगढ़ शहर में इन दोनों परिवारों की आंखें और हाथ बहुत शक्तिशाली है और उनकी हैसियत और भी भयावह है। इस समय एक और अधीनस्थ बाहर से जल्दी से आया और चिंतित होकर बोला, ऑफिसर पटनायक, दरवाजे के बाहर कई वकील और पत्रकार हैं। आइए प्राचीन औषधि उद्यान मामले के बारे में स्पष्टीकरण दें। खबर सुनने के बाद पटनायक के चेहरे पर और भी उदासी छा गई और आज के मामले को सुलझाना मुश्किल होता जा रहा था। अपेक्षाकृत वीरभद्र सिंह शांत थे। उन्होंने कहा, पटनायक, डरने की कोई बात नहीं है। हम सब कानून के मुताबिक काम करते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है। अब सबसे जरूरी बात सबूत इकट्ठा करना है। सबूतों से हमें भरोसा होगा। पटनायक ने उनकी तरफ देखा। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वीरभद्र सिंह ने कहा, अब यह स्पष्ट है कि हम उन युवा गुरुओं को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल अर्णव को ही एक सफलता के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिर्फ 21 साल का है और उसने कॉलेज से स्नातक नहीं किया है। उसके पास मेडिकल योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। वो प्रमाण पत्र जरूर नकली होगा। जब तक हम इस बात को समझ लेते हैं और उसे अवैध रूप से चिकित्सा करने वाला बताते हैं, तब तक समाधान आसान हो जाएगा। पटनायक ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें जल्दी करनी होगी। जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही मुश्किल होगा। ये कहकर वे दोनों पूछताछ कक्ष में लौट आए। उसने मेज पटक दी और सख्ती से चिल्लाया, तुम्हारे साथियों ने पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मैं तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने का एक और मौका दूंगा। जल्दी बताओ, तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से आया? तुम्हें यह फर्जी पहचान पत्र किसने दिया? अर्णव ने कहा, क्या यह फर्जी पहचान पत्र है? मुझे नहीं पता, यह मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था। वीरभद्र सिंह बहुत खुश हुआ। दोस्त ने उसे यह दिया था, इसलिए यह साफ तौर पर झूठा सबूत था। अगर उस व्यक्ति को एक साथ गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो व्यक्ति और चोरी का सामान दोनों बरामद हो जाएंगे और इस मामले में कोई समस्या नहीं होगी। उसने पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? क्या तुम उसे वापस लाकर यह साबित कर सकते हो? जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि वे क्या सोच रहे थे। अर्णव ने सहजता से कहा, ठीक है, वो आ सकते हैं, बस एक फोन कर ले। पटनायक ने अर्णव का मोबाइल फोन लिया और कहा, तो आप अभी उन्हें फोन कर लीजिए। अगर आप फर्जी दस्तावेजों के बारे में साफ साफ बता दें तो हम आपके साथ नरमी बरतेंगे। ठीक है। अर्णव के होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई और फिर उसने डायरेक्टर बासु का नंबर डायल किया। जब कॉल कनेक्ट हुई तो दूसरी तरफ के व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, भाई अर्णव, आपको मुझे फोन करना क्यों याद आया? अर्णव ने कहा, भाई बासु, आप मेरे साथ गलत किया। क्या हुआ अर्णव? क्या गलत है? मैंने क्या गलती की? बताओ, मैं सुधारूंगा। अर्णव कहा, आपने मुझे नकली मेडिकल लाइसेंस दी है। अब जब मैंने उस सर्टिफिकेट के साथ एक प्राचीन चिकित्सा क्लिनिक खोली, मुझे हेल्थ ब्यूरो वाले ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या क्या बकवास है? किस कमीने की इतनी हिम्मत? रुको, मैं उसको नौकरी से निकालता हूं। तुम अभी कहां हो? अर्णव ने इस पुलिस स्टेशन का एड्रेस भेज दी। यातना कक्ष बहुत शांत था और पटनायक और वीरभद्र सिंह पास में खड़े थे। वे फोन की बातें साफ सुन सकते थे। ये देखकर कि दूसरा पक्ष आने को राजी हो गया है, पटनायक ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब तक वो झूठे सबूत देने वाले को पकड़ लेता है और अर्णव की पहचान एक अवैध चिकित्सक के रूप में पुष्टि कर लेता है, आज का मामला बहुत आसान हो जाएगा। अगर कोई बड़ा आदमी भी दखलंदाजी करे तो भी वो नहीं डरेगा। वीरभद्र सिंह ने अर्णव के फोन नंबर पर नजर डाली। ये जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। थोड़ी देर बाद एक अधीनस्थ बाहर से दौड़कर आया और पटनायक से बोला, ऑफिसर पटनायक, एक आदमी यहां है जो मिलने के लिए कह रहा है। अधिकारी पटनायक खुश होकर बोला, तुम सचमुच खुद को जाल में फंसा रही हो। उसे जल्दी से अंदर ले आओ। अधिकारी पटनायक भागा और जल्द ही दरवाजा खुला और डायरेक्टर बासु बाहर से अंदर आया। अधिकारी पटनायक अपने अधीनस्थों पर चिल्लाया, झूठी काम करने वाले इस आदमी को हथकड़ी लगाओ। जैसे ही वीरभद्र सिंह ने डायरेक्टर बासु को देखा, वो इतना डर गया कि कांप उठा और तेजी से चिल्लाया, एक मिनट रुको, ये एक गलतफहमी है। अधिकारी पटनायक को रोकने के बाद वो जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, डायरेक्टर, आप यहां क्यों हैं? अधिकारी पटनायक भी दूसरे पक्ष की पहचान सुनकर दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेडिकल ब्यूरो का शीर्ष नेता इस समय यहां प्रकट होगा। डायरेक्टर बासु ने गंभीरता से कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यहां क्यों हैं? वीरभद्र सिंह ने कहा, डायरेक्टर बासु, मैं आपको रिपोर्ट करने ही वाला था कि मैंने अभी अभी ऑफिसर पटनायक के साथ मिलकर एक गैरकानूनी क्लिनिक को बंद करवाया है,
जो अवैध रूप से दवा का कारोबार कर रहा था। डायरेक्टर बासु ने कहा, आप कैसे पुष्टि करते हैं कि दूसरा पक्ष किसी गैरकानूनी तरीके से क्लिनिक चला रहा है? हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि डायरेक्टर का रवैया इतना ठंडा क्यों था। वीरभद्र सिंह ने जल्दी से समझाया, हम संदिग्ध को ले आए हैं। उसका मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र नकली है। 1 मिनट रुकिए, नकली प्रमाण पत्र जारी करने वाला आ जाएगा। डायरेक्टर बासु ने ठंडे स्वर में कहा, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो नकली प्रमाण पत्र भाई अर्णव को दिया है। वीरभद्र सिंह चौंक गए और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, डायरेक्टर, मजाक मत करो। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? डायरेक्टर बासु अपने दिल के गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने हाथ उठाया और जोर से उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। तुम्हारी ये कहने की इतनी हिम्मत कि मैंने जो मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र खुद जारी किया था वो फर्जी है। तुम्हारी कौन सी आंख बता सकती थी कि वो फर्जी था? वीरभद्र सिंह ने अपना घायल गाल ढक लिया। वो पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वो छोटा डॉक्टर कितना काबिल है। उसे 21 साल की उम्र में मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र मिल गया था और वो भी खुद डायरेक्टर ने जारी किया था। ये क्या हो रहा है? डायरेक्टर बासु अभी भी गुस्से में थे और चिल्लाते रहे, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि दूसरे व्यक्ति का प्रमाण पत्र नकली है? आपने क्लिनिक की पंजीकरण प्रणाली की जांच किए बिना ये निर्णय क्यों लिया? क्या आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं? मैं डायरेक्टर। कई सवालों का सामना करते हुए वीरभद्र सिंह ने अपनी बात समझानी चाहिए, लेकिन काफी देर सोचने के बाद भी उन्हें कोई उचित कारण नहीं मिला। डायरेक्टर बासु ने कहा, आपने लापरवाही बरती, तथ्यों को नजरअंदाज किया और लापरवाही से किसी का मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र छीन लिया। आप जैसा व्यक्ति अब मेडिकल ब्यूरो में रहने के लायक नहीं है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। वीरभद्र सिंह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने सक्सेना अनसेंट फार्मास्यूटिकल के साथ मिलकर अनगिनत बार मुसीबत मोल ली थी, लेकिन हमेशा कोई हादसा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज कुछ ऐसा होगा और वो इतना गंभीर होगा कि मैं अचानक अपनी नौकरी खो दूंगा। उसने जल्दी से विनती की, डायरेक्टर, कृपया ऐसा न करें। इस बार मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दे। यहां से चले जाओ। डायरेक्टर बासु ने वीरभद्र सिंह को धक्का देकर दूर धकेल दिया और फिर अधिकारी पटनायक से कहा, ऑफिसर, मामला पहले ही स्पष्ट हो चुका है। ये एक गलतफहमी है। डॉक्टर अर्णव के पास मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र है और उनके क्लिनिक खोलने में कोई समस्या नहीं है। कृपया उन्हें तुरंत जाने दें। ऑफिसर पटनायक को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्णव और डायरेक्टर बासु के बीच इतना गहरा रिश्ता होगा। मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र मेडिकल ब्यूरो के शीर्ष अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया था, लेकिन अब कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अगर मामला यही खत्म हो जाता है तो मुझे डर है कि मुझे भी ऊपर से जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, डायरेक्टर बासु, हालांकि मेडिकल योग्यता प्रमाण पत्र का मामला स्पष्ट कर दिया गया है। अर्णव पर अपने अधीनस्थों द्वारा दूसरों को पीटने के लिए उकसाने का संदेह है। मामले की स्पष्ट रूप से जांच नहीं हुई है, इसलिए उसे अभी रिहा नहीं किया जा सकता। हालांकि डायरेक्टर बासु एक उच्च पद पर थे, लेकिन वे एक ही विभाग से नहीं थे और उनका उन पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसलिए ऑफिसर पटनायक ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वो सच में 10 मिनट में एक जगह पर पहुंचकर तुम पुष्टि कर सकते हो कौन गलत है। इसी समय पूछताछ कक्ष का दरवाजा फिर से खुला और नागेश गुस्से से भरे चेहरे के साथ अंदर आए। कमिश्नर नागेश। पटनायक इतना डरा हुआ था कि उसे अपने बॉस के आने की उम्मीद भी नहीं थी। ये बच्चा कौन है? मेडिकल ब्यूरो और पुलिस विभाग के सभी बड़े नेता खुद दरवाजे पर आए। इस समय उसने सरोजनी राय और उस गंजे आदमी के 18 पूर्वजों का अभिवादन किया। वो इतने शानदार इंसान को उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या ये मौत की तलाश नहीं है? लेकिन इस समय उसने ज्यादा सोचने की परवाह नहीं की और जल्दी से आगे बढ़कर बोला, डायरेक्टर, आप यहां क्यों हैं? नागेश साहा ने ठंडे स्वर में कहा, मैं ये देखने आया हूं कि तुम पैसे ऐंठने के लिए दूसरी बुरी कंपनियों के साथ कैसे सहयोग करते हो। मैं पटनायक के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, डायरेक्टर, ये मामला वास्तव में एक गलतफहमी है। मैंने बस अपने काम में एक गलती की और एक गलत निर्णय लिया। मैंने और कुछ नहीं किया। अब वो अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने किसी गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो ये कोई मामूली बात नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा उसे सजा मिल सकती है या अपनी मौजूदा कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। अगर नागेश साहा की बात सच होती तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती और शायद उसे बाकी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ती। नागेश साहा ने कहा, तुम अभी बहाने बना रहे हो।
कुछ दिन पहले मुझे कुछ मेडिकल क्लिनिकों से रिपोर्ट मिली थी, जिनमें कहा गया था कि तुम लोग सक्सेना एंशिएंट फार्मास्यूटिकल के साथ मिलकर अपनी मनमानी कर रहे हो। शुरू में मैं एक जनशक्ति जांच करवाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मेरे दरवाजे पर आओगे। तुमने तो डॉक्टर अर्णव जैसे चमत्कारी डॉक्टर को भी गिरफ्तार करने की हिम्मत की। अब जब सक्सेना एंशिएंट फार्मास्यूटिकल के लोगों को सजा मिल गई है और सारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो तुम्हें और क्या कहना है? पटनायक का दिल अचानक बैठ गया। सब कुछ खत्म हो गया था। अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था अर्णव नाम का यह लड़का कौन था। उसका इतना प्रभावशाली बैकग्राउंड कैसे हो सकता है? उसे पकड़ने के कुछ ही घंटों के भीतर नागेश साहा ने उसकी पूरी जांच कर ली थी। नागेश साहा ने पीछे से हाथ हिलाया, इन दोनों काली भेड़ों को ले जाओ। आदेश देने के बाद कोई तुरंत आगे आया और दोनों को हथकड़ी लगाकर बाहर खींच लिया। वीरभद्र सिंह बगल में खड़ा था और अब उसका दिल पूरी तरह से बैठ गया था। पहले तो उसने सोचा था कि उसकी नौकरी जा रही है, लेकिन अब उसे जेल भेजा जा रहा है। इतने सालों में उन्होंने जो किया है, उसके आधार पर मुझे डर है कि उन्हें पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। मामला सुलझने के बाद नागेश साहा खुद आगे आए और अर्णव की हथकड़ी खोली और फिर माफी मांगते हुए कहा, भाई अर्णव, मुझे बहुत अफसोस है। मेरे ढीले अनुशासन की वजह से आपको कष्ट हुआ। डायरेक्टर बासु भी पीछे पीछे आए। कहा, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे विभाग में ऐसा कोई बदमाश आएगा। डॉक्टर अर्णव, मैं आपसे औपचारिक रूप से माफी मांगता हूं। अर्णव मुस्कुराए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है? नागेश साहा ने कहा, भाई अर्णव अभी भी उदार है, चिंता मत करो। मैं इस मामले की तह तक जरूर जाऊंगा और भाई अर्णव को स्पष्टीकरण दूंगा। अर्णव ने कहा, यह बात करने की जगह नहीं है, चलो मेरे प्राचीन औषधि उद्यान चलते हैं। डायरेक्टर बासु को अभी भी कुछ काम था, इसलिए उन्होंने सीधे अलविदा कहा और नागेश साहा, माधुरी साहा और अर्णव के साथ अस्पताल लौट आए। प्राचीन औषधि उद्यान के सामने पहले से ही बहुत से मरीज और लोग जमा थे। अब अर्णव को इतनी जल्दी सुरक्षित लौटते देख वे खुशी से उछल पड़े। साथ ही सभी को यह भी एहसास हुआ कि इस क्लिनिक का छोटा डॉक्टर बिल्कुल भी साधारण नहीं था और उसकी पृष्ठभूमि बेहद मजबूत थी। अर्णव ने माधुरी साहा की नब्ज देखी और उन्हें बताया कि सब कुछ सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने नसों को आराम देने और भ्रूण को पोषण देने के लिए एक दवा लिखी। नागेश साहा और उनकी पत्नी ने उन्हें धन्यवाद दिया और चले गए। दोपहर हो चुकी थी। इस घटना के बाद अर्णव ने छुट्टी लेने का फैसला किया और दरवाजे पर एक बोर्ड लगा दिया कि वो आज बंद रहेगा। रौनव बालानी और अन्य लोगों ने आज अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे अर्णव बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने दोपहर में इन लोगों को अपनी खेती में सुधार करने में मदद करने के लिए इकट्ठा किया। डॉक्टर वैद्यराज फार्मास्यूटिकल में अदिति ने अपना दिन का काम खत्म किया और काम से छुट्टी मिलने पर कंपनी से बाहर निकल गए। पोर्श 9 वान को अर्णव को वापस भेजने की तैयारी में। जैसे ही वो बाहर निकली, दो आकृतियां चमक उठीं, रागिनी महाजन और मानस महाजन। वे दोनों पूरे दिन पैसे मिलने का इंतजार करते हुए उत्साहित थी, इसलिए वे यहां रुक गई। गाड़ी रोककर रागिनी महाजन ने उत्साह से कहा, बेटी, क्या तुम पैसे ले आए? अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे समझाए, इसलिए उसने अजीब तरह से कहा, मां, मैं पैसे उधार नहीं ले सका। क्या पैसे नहीं है? रागिनी महाजन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उन्होंने अदिति की नाक की ओर इशारा किया और गाली दी, क्या तुम हद कर रही हो? हम सबने मानक को 15 लाख तक कम कर दिया है और ये इससे कम नहीं हो सकता। अगर तुम मुझे इतने पैसे भी नहीं दोगी तो क्या तुम इंसान हो? क्या तुम्हारे पास जमीर है? अदिति ने कहा, मां, नाराज मत हो, मेरी बात सुनो, मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक है? मेरे पास अभी भी कई हजार है। तुम पहले उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? 1000 रुपए तुम भिखारियों को क्या दे रही हो? मानस महाजन गुस्से से बोले, जब तुम पैसे देने से हिचकिचा रही हो तो हमें कार दे दो। ये कहकर वो आगे बढ़ा और कार की चाबियां छीन ली। अदिति चिल्लाई, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से कार मुझे लौटा दो। मानस महाजन ने कार की चाबी ली और गर्व से कहा, तुम हमें, आपने परिवार को 15 लाख भी नहीं दे सकते, कार लेने भी नहीं दे रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं है? रागिनी महाजन पीछे पीछे आई और चिल्लाई, तुम 15 लाख देने से हिचकिचा रहे हो, इससे पता चलता है कि तुम कितने कंजूस हो सकते हो। मानस महाजन बोले, मां, उससे बकवास मत करो, चलो कार में बैठते हैं। ये कहकर
उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गए। रागिनी महाजन भी पीछे पीछे आई और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अदिति जल्दी से चिल्लाई, जल्दी उतरो, ये गाड़ी मेरी नहीं है। मानस महाजन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक्सीलेटर दबा दिया। पोर्श 9 वान वाम दहाड़ती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। तुम। अदिति इतनी गुस्से में थी कि उसने पैर पटक दिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास अर्णव को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्राचीन औषधि उद्यान में एक दोपहर के बाद रौनव बालानी और अन्य लोग नश्वर स्तर के योद्धाओं की दहलीज पर सफलतापूर्वक कदम रख चुके हैं। इस समय वे अपने शरीर में शक्ति का अनुभव कर रहे हैं और वे सभी बेहद उत्साहित हैं। धन्यवाद मास्टर। सभी लोगों ने एक साथ अर्णव को प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त की कि उन्होंने सही चुनाव किया था। अर्णव ने सिर हिलाया। अभी से कड़ी मेहनत करो, तुम्हारा भविष्य असीम है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अदिति ने फोन से पुकारा, अर्णव, कार चोरी हो गई। अर्णव थोड़ा चौंका। कार चोरी हो गई? किसने चुराई? अदिति ने अजीब तरह से कहा, मेरी मां और मेरे भाई ने। उन्होंने 15 लाख ना मिलने पर पोर्श चुरा ली। वे मेरे रिश्तेदार हैं। कृपया अपराध की रिपोर्ट न करें। मैं जल्द से जल्द आपको पैसे वापस कर दूंगी। यह भी उसके फोन करने का एक मुख्य कारण था। उसे डर था कि अगर अर्णव को पता चला कि कार लूट ली गई है तो वो पुलिस को बुला लेगा, वरना पोर्श की कीमत को देखते हुए उन्हें जेल हो सकती है। अर्णव ने कहा, चिंता मत करो, क्या यह सिर्फ एक कार नहीं है? यह मामला मुझ पर छोड़ दो और तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अदिति ने कहा, अर्णव, कृपया मुझसे वादा करो कि तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। चिंता मत करो, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। अर्णव ने उसे कुछ और बातें समझाई और फिर फोन रख दिया। समय भाटिया और बाकी लोग पास ही खड़े रहे और उसके बाद खत्म करते ही बोले, मास्टर, राजगढ़ में आपकी कार चुराने की हिम्मत किसने की? हमें बताओ, हम उसे अभी मार डालेंगे। हाँ, तुमने मास्टर अर्णव की कार लूटने की हिम्मत की। क्या तुम जीना नहीं चाहते? रौनव बालानी और बाकी लोग भी चिल्लाए। वे पहले से ही निडर और दबंग थे, लेकिन किसी ने अर्णव को परेशान करने की हिम्मत की। ये उनके पूर्वजों को डांटने से भी बदतर था। अर्णव ने एक पल सोचा और कहा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यह मामला मेरे नियंत्रण में है। चलो ऐसे करते हैं। मानस महाजन पोर्श कार चला रहे थे और राजगढ़ की सड़कों पर गर्व से गाड़ी चला रहे थे। मां, यह लग्जरी कार चलाने में बहुत आरामदायक है। यह बहुत अच्छी है। मैं बहुत समय से एक कार खरीदना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी बहन बहुत कम कमाती थी। अब सब ठीक है और उसके पास अपनी पोर्श है। रागिनी महाजन ने कहा, बेटा, चूंकि तुम्हें यह पसंद है तो ये कार रख लो, और अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो हम घूमने निकलेंगे। मानस महाजन ने कहा, मां, मुझे ये कार बहुत पसंद है, लेकिन मुझे डर है कि अर्णव नाम का वो लड़का पुलिस को बुला लेगा। पुलिस को क्यों बुलाना? तुम्हारी बहन बेकार भी हो तो भी वो अर्णव को पुलिस को बुलाने नहीं देगी। वो हमें गिरफ्तार होते हुए नहीं देख सकती। मानस महाजन ने उत्साह से कहा, तुम सही कह रही हो। अगर हम पैसे भी ले लें तो भी हम उसे कार वापस नहीं करेंगे। अब से ये कार हमारी होगी। अगर मैं मौज मस्ती के दौरान किसी शादी समारोह में ऐसी लग्जरी कार किराए पर दूं तो मैं कम से कम दसियों हजार डॉलर प्रति माह कमा सकता हूं। रागिनी महाजन ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी बहन इतनी अमीर हो गई है तो हमें पैसे कमाने के लिए कार किराए पर देने की कोई जरूरत नहीं है। बातें करते करते दोनों और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए, लेकिन तभी 4-5 ऑफरोड गाड़ियां उनकी ओर तेजी से आईं और उनका रास्ता रोक लिया, और फिर एक लाल पोर्श उनके बगल में आकर खड़ी हो गई। मानस महाजन ने जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। पता नहीं क्या हुआ, उधर पोर्श का दरवाजा खुला और एक महिला गाड़ी से बाहर निकली। उस महिला ने लाल रंग की लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी और सिर के पीछे पोनीटेल बांधी हुई थी। उसका चेहरा नाजुक और लंबा था और उसकी शक्ल सूरत अदिति से कम नहीं थी। 1 दर्जन बदमाश छुरे और लोहे की छड़ों से लैस होकर ऑफरोड गाड़ी से कूद पड़े और उस महिला का खतरनाक अंदाज में पीछा करने लगे। ये गति देखकर मानस महाजन तुरंत डर गए। गाड़ी से उतरकर उन्होंने घबराकर कहा, बहन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? रागिनी महाजन ने भी कहा, हाँ लड़की, क्या बात है? हालांकि वो एक धूर्त है। वो सिर्फ कुछ ईमानदार और दयालु लोगों के साथ ही पेश आती है और इन गुंडों के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करती। धमाके से औरत ने हाथ उठाया और मानस महाजन के मुंह पर जोर से तमाचा मारा। साले, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूं और तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मरना चाहता है क्या? मानस महाजन को इतनी बुरी तरह पीटा गया
कि वो अंधेरे में पलट गया। जब उसने पलटकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उस औरत की पोर्श बिल्कुल उसकी अपनी कार जैसी ही थी, नंबर प्लेट के साथ भी बिल्कुल भी अलग नहीं। मिस, मेरी कार फेक वाली नहीं हो सकती। उसके हिसाब से अदिति के लिए नकली कार चलाना नामुमकिन था। आखिरकार अर्णव 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाला कोई बड़ा बॉस हो सकता है क्या? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूं? औरत ने ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर उसके मुंह पर पटकते हुए कहा। देखो ये क्या है? मानस महाजन ने ड्राइविंग लाइसेंस उठाया और ध्यान से देखा। उस पर लिखा था कि गाड़ी का मालिक समय भाटिया है और नंबर प्लेट बिल्कुल उसकी पोर्श जैसी ही थी। औरत ने कहा, क्या तुमने इसे साफ देखा है? क्या तुम्हें कुछ और कहना है? बहन, गलतफहमी है, सच में गलतफहमी है। मानस महाजन ने जल्दी से समझाया, ये गाड़ी मेरी नहीं है। फाट, तुमने कहा था कि तुम जिस गाड़ी को चला रहे थे वो तुम्हारी नहीं है। अगर तुम पकड़े गए और इनकार करना चाहो तो क्या तुम मरना चाहते हो? औरत जितना ज्यादा बोलती गई उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया और उसने एक के बाद एक दो बड़े बड़े थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिए। और तो और पास खड़े पीले बालों वाले गुंडे ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ छुरी सीधे मानस महाजन की गर्दन पर तान दी। तुम्हारी हिम्मत, तुम हमारे मिस के नाम को बदनाम कर रहे हो। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें सीधे काट डालूंगा। चमकती छुरी को देखकर मानस महाजन इतना डर गया कि उसके पैर ढीले पड़ गए और वो सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मिस, मुझे माफ कर दो, मैं इस बारे में गलत था। बताओ मैं क्या कर सकती हूं? रागिनी महाजन भी डर गई और जल्दी से दया की भीख मांगने लगी। हाँ लड़की, तुम जो चाहो मांग सकती हो, लेकिन मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाना। उन्हें सिर झुकाकर अपनी गलती मानते देखकर महिला के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। खैर, मैं कोई निर्दयी लड़की नहीं हूं। अब से तुम्हारी गाड़ी से मेरा नंबर प्लेट हट जाना चाहिए ताकि ट्रैफिक पुलिस को यह एहसास ना हो कि ट्रैफिक नियम को हम भंग कर रहे हैं और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे ऊपर गुस्सा ना करे। बेहतर होगा ये सेम कस्टम डिजाइन गाड़ी भी व्यवहार मत करो। मानस महाजन ने जल्दी से सिर हिलाया। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हम जल्द ही साइन बोर्ड उतार देंगे। जरूरत नहीं है, हमें इसे अभी हटाना होगा। महिला के बोलने के बाद उसने हाथ हिलाया और कुछ गुंडे तुरंत वहां आ गए और पोर्श की नंबर प्लेट उतार दी। उसने आगे कहा, मैं अभी ट्रैफिक टीम से बाहर आई हूं। आपकी कार ने हाल ही में 16 बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, जिसका कुल जुर्माना 48,000 है। मुझे जुर्माने के पैसे दे दो और आज की बात भूल जाओ, वरना मैं तुम्हारी कार तोड़ दूंगा और तुम्हारे लोगों को बर्बाद कर दूंगा। मानस महाजन आश्चर्य से बोले, क्या 48,000? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? पीले बालों वाले गुंडे ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। अब भी तुम्हें शिकायत करने की हिम्मत है? नियम तोड़ते समय तुम क्या सोच रहे थे? उस महिला ने गंभीरता से कहा, क्या आप पैसे देना चाहते हैं या नहीं? एक गुंडे ने गुस्से से चिल्लाई, पैसे न भी दी ए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगी। पैसे दो, हम तुम्हें ये पैसे दे देंगे। मानस महाजन ने कहा, मां, जल्दी से पैसे दे दो। रागिनी महाजन को भी एहसास हुआ कि आज मुसीबत से बचने के लिए उसे पैसे खर्च करने ही होंगे, इसलिए उसने जल्दी से अपना बैग खोला और अदिति द्वारा कल दिए गए 40,000 रुपए निकाल लिए। काफी नहीं, गुंडे ने रागिनी महाजन के हाथ से बैग छीन लिया और उसमें बिखरे 1,000 से ज्यादा रुपए निकाल लिए। इसके अलावा कई बदमाशों ने मानस महाजन के शरीर की तलाशी ली। एक स्टील की रोटी भी नहीं छूटी। मिस, इन दोनों बेचारों के पास बस इतना ही है और उनके पास अभी भी 6,000 से ज्यादा रुपए बचे हैं, उस गुंडे ने कहा और पैसे दे दिए। दबंग लड़की ने रागिनी महाजन से पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी पैसे हैं? और नहीं, हमारे पास सचमुच कोई और पैसा नहीं है। रागिनी महाजन ने कहा, बैग आपके हाथ में है, हमारे पास बस इतने ही पैसे हैं। मानस महाजन ने भी जल्दी से अपनी सारी जेबें निकाली। हमारे पास सचमुच इतने ही पैसे हैं। तुम मेरी बहन को फोन करके पैसे क्यों नहीं मांगते? महिला ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम्हारे जैसे कायर को पोस्ट चलाना नहीं आता, इस बार तो भूल जाओ। अगर फिर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें सीधे नदी में डुबो दूंगी ताकि मछलियों को खाना खिला सकूं। मानस महाजन ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं भविष्य में कभी भी तुम्हारे नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करूंगा। महिला ने ठंडी सांस ली, हाथ हिलाया और लोगों के साथ चली गई। सबके चले जाने के बाद मानस महाजन जमीन से उठे, माथे से ठंडा पसीना पोंछा और गालियां दी। घृणित अर्णव, तुम्हारे पास इतना पैसा था और तुमने एक नकली कार खरीदी। तुमने मुझे लगभग मार ही डाला। रागिनी महाजन ने कहा, अरे
ये तो 40,000 रुपए ही है, इन्हें सब ले जाने दो। मानस महाजन ने कहा, मां, चिंता मत करो, हमें ये पैसे वापस लेने ही होंगे। जब समय आएगा तो हम कहेंगे कि हमने 1 लाख रुपए खर्च किए हैं और अपनी बहन से मुआवजा मांगेंगे। रागिनी ने कहा, ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं, जब वे लोग वापस आएंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोनों लोग जल्दी से कार में बैठे और तेजी से चले गए। प्राचीन औषधि उद्यान में अर्णव, समय भाटिया और अन्य लोग कंप्यूटर पर लाइव वीडियो देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वो दृश्य देखकर जहां दोनों लोगों ने आखिरकार पैसे दे दिए, रौनव बालानी हंसे और बोले, कितना बेवकूफ है, उसे तो यह भी नहीं पता कि उसकी गाड़ी का नंबर असली है। मिस माहिका ने सारे पैसे इतनी आसानी से ले लिए। पता चला कि यह सब अर्णव ने ही प्लान किया था। अरे, भाटिया परिवार ने उसे जो पोर्श कार दी थी वो नकली कैसे हो सकती है? बस लाइसेंस नंबर अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है जो समय भाटिया के नाम पर है। वो महिला माहिका थी और रौनव बालानी ने उनके घर से पोर्श की नेम प्लेट ट्रांसफर करके असली की जगह पर एक दूसरे सेम दिखने वाला कार पर चिपका दिया। रवि हेब्बर ने कहा, मास्टर अर्णव, इस आदमी ने आपकी कार लूट ली, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, है ना? जाहिर है ये इतना सस्ता नहीं होगा। अर्णव ने रौनव बालानी से कहा, ट्रैफिक टीम के साथ आपके क्या हाल है? रौनव बालानी ने कहा, चिंता मत करो मास्टर अर्णव, हमने पहले ही व्यवस्था कर ली है, बस इंतजार करो और अच्छा शो देखो। मानस महाजन गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे कि अचानक पीछे से एक पुलिस की गाड़ी ने उनका पीछा किया और उनकी गाड़ी रुकवा ली। गाड़ी से उतरते ही एक अधेड़ उम्र के ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पूछा, तुम्हारी नंबर प्लेट कहाँ है? मानस महाजन को उम्मीद नहीं थी कि नंबर प्लेट हटते ही ट्रैफिक पुलिस उनकी गाड़ी को निशाना बनाएगी। वो झिझकते हुए बोले, सर ट्रैफिक पुलिस, मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट खो गई है और मुझे उसे बदलने का समय ही नहीं मिला। अधेड़ उम्र के ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कहा, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है, क्या तुम्हें यह भी समझ नहीं आता? मानस महाजन ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं, यह वाकई एक खास स्थिति है, कृपया धैर्य रखें, मैं अभी जाकर नंबर प्लेट बदल दूंगा। अधेड़ उम्र के ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने भावशून्यता से कहा, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। मानस महाजन ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और उसे थमा दिया। अधेड़ उम्र के ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक जुर्माना नोट जारी किया और कहा, सड़क पर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। मानस महाजन ने कहा, आह कॉमरेड ट्रैफिक पुलिस, क्या यह सजा थोड़ी ज्यादा कड़ी है? क्या आपको लगता है कि आप एक बार के लिए इसे संभाल सकते हैं? अधेड़ उम्र के ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कहा, मैं आपकी गाड़ी जब्त न करके आपकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा हूं। जल्द से जल्द पैसे चुकाए, वरना गाड़ी सीधे जब्त कर ली जाएगी। ये मानस महाजन की आते पछतावे से भर गई। कार को उसने 1 घंटे भी नहीं चलाया था। पहले तो उसने 40,000 रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया और उसे 500 रुपए का और जुर्माना देना होगा। काश उसे पता होता कि अगर उसने इस तरह की गाड़ी मांगी होती तो वो उसे चलाता ही नहीं। लेकिन बात यहां तक पहुंच गई है और 40,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। अगर गाड़ी फिर से ले ली गई तो मुआवजा वाकई बहुत बड़ा होगा। ये सोचकर वो बस इतना ही कह पाया, मैं पैसे चुका दूंगा। ये कहने के बाद उसे याद आया कि उसने और रागिनी महाजन ने पूरे नकद पैसा गवा दिया था। उसने कहा, सर क्या आप कार स्वाइप कर सकते हैं? वे बाहर जाते समय अपने साथ नकद नहीं लाए थे। यहां पीओएस मशीन नहीं है, इसलिए तुम्हें पैसे देने होंगे। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पास के एक बैंक की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप जाकर पैसे निकाल सकते हैं। वह, ठीक है, जरा रुकिए, गाड़ी जब्त मत कीजिए, हम तुरंत पैसे निकाल लेंगे। मानस महाजन के ऐसा कहने के बाद वे दोनों जल्दी से बैंक में दाखिल हुए। रागिनी ने एक बैंक कार्ड निकाला और पैसे निकालने का काम संभाला और बोली, आज मैंने सचमुच बहुत कुछ खो दिया है। ये पैसे 1 लाख रुपए हैं जो मैंने अपने पोते के लिए बचाए थे। इन्हें निकालकर बहुत बुरा लग रहा है, दिल टूट गया। मानस महाजन ने कहा, मां, 500 रुपए तो बहुत कम पैसे हैं। खैर, गाड़ी तो हमारे हाथ में है। इसके अलावा हमें कल जुर्माने के पैसे भी वापस लेने हैं। दोनों लोगों के पैसे निकालने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना वसूला और फिर उन्हें जाने दिया। प्राचीन औषधि उद्यान में अर्णव ने रौनव बालानी से पूछा, क्या तुम्हें पता चला उस बुजुर्ग महिला के बैंक कार्ड में अब भी कितने पैसे हैं? रौनव बालानी ने कहा, जांच करने पर पता चला कि कुल जमा राशि 1 लाख रुपए है। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया, बस समय, अब उन्हें गाड़ी और पैसे निकालने दो। मानस महाजन को भी एहसास हुआ
कि आज उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, इसलिए वे कहीं और गए बिना सीधे राजगढ़ के सुरम्य समुदाय की ओर चल पड़े। लेकिन घर पहुंचने से ठीक पहले 3 और काली कारें तेजी से आईं, जिनमें से एक रोल्स रॉयस कार के ठीक सामने आ गई। गाड़ी पार्क होने के बाद समय भाटिया कार से बाहर निकले। उनके पीछे सूट और धूप के चश्मे पहने 8 अंगरक्षक थे। ये देखकर मानस महाजन डर के मारे कांप उठे। क्या हो रहा है? कार से उतरकर उन्होंने कांपते हुए कहा। भाई, क्या बात है? पापा, बिना कुछ कहे समय भाटिया ने उनके मुंह पर 2 बड़े बड़े थप्पड़ मारे और फिर उन्हें जमीन पर पटक दिया। अरे बाप रे! मुझे पता था कि वो कुतिया मेरी पीठ पीछे एक सुंदर लड़के को पाल रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे तुम जैसा कोई मिल जाएगा। मानस महाजन पिट गए और उलझन में पड़ गए और दयनीय भाव से बोले, भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी औरत को नहीं जानता। समय भाटिया ने लाल पोर्श की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने ये कार असल में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी थी। अब ये तुम्हारे पास क्यों है? मानस महाजन ने अभी अभी लाल रंग की पोशाक वाली महिला के बारे में सोचा और कहा, भाई, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड लाल पोशाक पहनती है और बहुत खूबसूरत है? समय भाटिया ने कहा, क्या अब तुम मान रहे हो? नहीं भाई, मेरी कार बिल्कुल उसकी कार जैसी ही है, लेकिन असल में वो तुम्हारी कार नहीं है। मानस महाजन थोड़ा असंगत थे। समय भाटिया ने कहा, बकवास बंद करो। मेरे लोगों ने तुम्हें अभी अभी मेरी कार चलाते हुए साफ देखा था। यहां तक कि ब्रांड भी बिल्कुल वही है। अब जब तुमने खबर सुनी और साइन बोर्ड हटा लिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि साइन बोर्ड हटाने के बाद मैं तुम्हें नहीं पहचानता? मानस महाजन चिल्लाए, भाई, ये सच में सच नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि मैंने उसकी कार का नंबर चुराया था। उसने उसे हटा दिया। रागिनी महाजन ने फिर कहा, हाँ, नौजवान, हमने उसे 40,000 रुपए से भी ज्यादा दिए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन कर सकता हूं? समय भाटिया ने कहा, युवक, अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को बहकाने और मेरी कार चलाने की हिम्मत की, तो जानते हो क्या होगा? मानस महाजन को लगा जैसे वो पागल हो रहा है और बेचैनी से बोला, भाई, तुमने गलतफहमी की। मैं सचमुच उस औरत को नहीं जानता। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक मैं ताबूत नहीं देख लेता, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। समय भाटिया ने अपने पीछे खड़े अंगरक्षकों की ओर इशारा करते हुए कहा, आगे बढ़ो और मेरे लिए उसका बधियाकरण कर दो। उसने मेरी औरत को बहकाने की हिम्मत की। अगर मैं उसे महल में हिजड़े के रूप में शामिल नहीं होने दूंगा, तो उसका नाम ही नहीं रहेगा। कई अंगरक्षक तुरंत दौड़े आए। उनमें से 4 ने मानस महाजन के हाथ पैर पकड़ लिए। एक और ने अपनी कमर से एक चमकता हुआ खंजर निकाला और मानस महाजन की बिच की स्थिति पर नजरें गड़ा दी। मानस महाजन को पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई और वो छत से टकराते हुए तुरंत अपनी पैंट में पेशाब कर बैठा और दिल दहला देने वाली आवाज में चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, भाई, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं जानता। ये देखकर कि वंश को आगे बढ़ाने वाला बेटा अब मरने वाला है, रागिनी महाजन को जरा भी परवाह नहीं रही और वो मानस महाजन के शरीर पर दबाव डालते हुए आगे बढ़ी। मेरे बेटे को जाने दो, कृपया मेरे बेटे को जाने दो। तुम जो चाहो कर सकते हो। हम मुआवजा दे सकते हैं। समय भाटिया के मुंह के कोने में एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा। मुआवजा दो? तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है कितना देना उचित है? रागिनी महाजन ने जल्दी से कहा, 10,000 रुपए। मैं तुम्हें 10,000 रुपए मुआवजा देने को तैयार हूं। 10,000 रुपए में तो मैं अपनी गाड़ी का एक पहिया भी नहीं खरीद सकता। फिर भी मुझमें 10,000 रुपए देने की हिम्मत है। समय भाटिया ने अंगरक्षक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये करो। रुको, रुको, मैं तुम्हें 50,000 रुपए देने को तैयार हूं। मैं तुम्हें 50,000 रुपए देने को तैयार हूं। रागिनी महाजन ने हमेशा बेटियों की बजाय बेटों को तरजीह दी है और अपनी बेटे को कभी कम नहीं आका और उनका बेटा ही उनकी जिंदगी है। समय भाटिया ने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, चलो ऐसा करते हैं। मैं एक नरम दिल इंसान हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। मैं 1 लाख रुपए से एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। रागिनी महाजन ने कहा, 1 लाख रुपए? क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? क्या यह बहुत ज्यादा है? फिर तुम सारा पैसा रख लो और मैं तुम्हारे बेटे के छोटा भाई का काम तमाम दूंगा। बात करते करते दोनों अंगरक्षकों ने रागिनी महाजन को एक तरफ खींच लिया और चाकू लिए अंगरक्षक ने आगे बढ़कर मानस महाजन को काटने वाला था। रुको, जल्दी रुको, हम तुम्हें पैसे देंगे। मानस महाजन एक हत्यारे स्वर की तरह चिल्लाया। रागिनी महाजन ने यह भी कहा, मेरे बेटे को जाने दो और मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेने जाती हूं। क्या यह पहले ऐसा होता तो बेहतर नहीं होता? ये अभी भी बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। समय भाटिया ने मानस महाजन को जाने दिया
और अपनी जेब से एक नोट निकाला। मुझे कैश नहीं चाहिए, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए। मुझे पता है, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। मानस महाजन अभी अभी लगभग डर के मारे मर ही गए थे। उन्होंने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और कांपती आवाज में उस खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। आखिरकार ट्रांसफर सफल रहा। समय भाटिया ने अपना फोन लिया और एक नजर डाली, फिर हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर थपथपाया। इस बार मैं तुम्हें एक फायदा दे रहा हूं। अगर अगली बार तुमने मुझे नाराज करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे नीची बच्चे को काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। इसके बाद वो वापस मुड़ा और कार में बैठ गया। एक अंगरक्षक ने मानस महाजन के हाथ से कार की चाबियां छीन ली। एक पोर्श कार में उनका पीछा किया और जल्दी से नजरों से ओझल हो गया। हे भगवान! मानस महाजन ने अपनी गीली जांघों को ढक लिया और आखिरकार राहत की सांस ली। खैर, आखिरकार उसकी जान बच गई। रागिनी महाजन उसे उठाने के लिए उसके पास गई और चिंता से बोली, बेटा कैसे हो? ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, लेकिन हमारे पैसे और हमारी गाड़ी दोनों खत्म हो गए। मानस महाजन का दिल इतना टूट गया कि उनके खून बहने लगा। मैंने पहले अदिति से एक गाड़ी छीनी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं खुश हो पाता, मुझे कुत्ते की तरह पीटा गया और मैंने लाखों रुपए मुआवजा भी दिया। आखिरकार गाड़ी जब्त कर ली गई। रागिनी महाजन ने कहा, बेटा हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। हम अभी पुलिस को बुलाएंगे। हमें पुलिस को उस लड़के को गिरफ्तार करने देना चाहिए और अपने पैसे वापस लेने चाहिए। अदिति ने सालों में जो भी कमाया था, लगभग सारा पैसा उसकी जेब में चला गया। 1 लाख रुपए उसने अपने पोते के लिए बचाकर रखे थे, लेकिन अब वे बिना किसी कारण के छीन लिए गए और उसका दिल टूट गया। हाँ, चलो अभी पुलिस को बुलाते हैं और उन बदमाशों को गिरफ्तार करते हैं। मानस महाजन और रागिनी महाजन साथ साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन गए। दरवाजे में घुसते ही एक अधेड़ उम्र के सुरक्षा पुलिसकर्मी ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मानस महाजन ने कहा, हम अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अभी अभी हमें लूट लिया गया। वे 1 लाख रुपए और एक पोर्श स्पोर्ट्स कार ले गए। अधेड़ उम्र के सुरक्षा पुलिसकर्मी को लगा कि मामला गंभीर है और उसने मामला दर्ज करने के लिए एक पेन और कागज निकाला। अपनी चोरी हुई कार का विवरण बताओ। नंबर प्लेट क्या है? हम उसे पकड़ने के लिए तुरंत पुलिस बल तैनात करेंगे। ये मानस महाजन को लगा कि पोर्श एक नकली कार है और असली नंबर प्लेट अभी तक पता नहीं चली है। वो झिझका और बोला, मेरी कार की नंबर प्लेट खो गई है। प्लेट खो गया है, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? मानस महाजन कहा, ड्राइविंग लाइसेंस कार पर है। अधेड़ उम्र के सुरक्षा पुलिसकर्मी ने अपना पेन नीचे रखा और कहा, पहली बात तो ये कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और दूसरी बात, तुम्हें गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं पता। तुम कैसे साबित करोगे कि ये तुम्हारी कार है? ये मानस महाजन के दिल में अचानक कुछ उठा और उन्होंने कहा, लुटेरे ने मुझसे 1 लाख रुपए लूट लिए और मोबाइल फोन के जरिए ट्रांसफर कर दिए। तुम उसे तब तक ढूंढ सकते हो जब तक तुम अकाउंट नंबर चेक कर लो। अधेड़ उम्र के सुरक्षा पुलिसकर्मी ने कहा, क्या तुम्हें दूसरे पक्ष का अकाउंट नंबर पता है? मानस महाजन ने फोन लिया। मेरे यहां ट्रांसफर रिकॉर्ड मौजूद है और खाता संख्या साफ है। ये कहते हुए उन्होंने फोन दे दिया। सुरक्षा पुलिस ने फोन लिया और ऊपर दिए गए खाता संख्या के अनुसार पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के परिणाम जल्द ही उपलब्ध हो गए। मानस महाजन ने उत्सुकता से कहा, कैसा है? क्या आपको पता चल गया है कि दूसरा पक्ष कौन है? रागिनी महाजन ने आगे कहा, हाँ, हमें अपने 1 लाख रुपए वापस मिलने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अधेड़ उम्र के सुरक्षा पुलिसकर्मी ने उन दोनों लोगों को अजीब नजरों से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें लूटा गया है? मानस महाजन ने कहा, जरूर, मुझे यकीन है। कुल 9 लोग हैं जो 3 कारें चला रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक रोल्स रॉयस है, एक मर्सिडीज बेंज है और एक लिंकन है। युवक, झूठ गढ़ते समय तुम्हें ज्यादा गंभीर होना चाहिए। अधेड़ उम्र के सुरक्षाकर्मी ने असंतुष्ट होकर कहा, तुमने अभी जिन 3 कारों का जिक्र किया है, उनकी कुल कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। क्या इन सब की मालिकों में से कोई आकर तुमसे 1 लाख रुपए लूटने की जहमत उठाएगा? रागिनी महाजन ने कहा, तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या तुमने मेरे बेटे के ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं देखे? वे साफ है और तुम फिर इनकार नहीं कर सकते। अधेड़ उम्र के सुरक्षा पुलिसकर्मी ने कहा, हमने अभी अभी जांच की है। ये कंट्री चिल्ड्रंस चैरिटी फाउंडेशन का खाता है। सत्यापन के बाद आपने अभी अभी 1 लाख रुपए दान किए हैं। क्या? कंट्री चिल्ड्रंस चैरिटी फाउंडेशन? मानस महाजन और उसकी मां को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अधेड़ उम्र के सुरक्षा पुलिसकर्मी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि दान करने के बाद आपको पछतावा हुआ होगा,
इसलिए आपने लूट का ऐसा बहाना बनाया। पैसा पहले ही चैरिटी फंड के खाते में आ चुका है और आप चाहकर भी इसे वापस नहीं पा सकते। कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छे काम करने का पछतावा मत करो। चूंकि आपने 1 लाख रुपए दान किए हैं, इसलिए भविष्य में अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। मानस महाजन उत्साह से चिल्लाए, हमने ये स्वेच्छा से दान नहीं किया। लुटेरों ने मुझे इसे दान करने के लिए मजबूर किया। अधेड़ उम्र के सुरक्षा पुलिसकर्मी का चेहरा उतर गया। कब से लुटेरे पैसा लूटकर चैरिटी फाउंडेशन में डाल रहे हैं? मैंने तो कभी किसी लुटेरे को चैरिटी फाउंडेशन के लिए चंदा मांगने के बारे में नहीं सुना। अपने अच्छे कामों की खातिर जल्दी से जल्दी यहां से चले जाओ। मैं झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तुम्हें सजा नहीं दूंगा। मानस चिल्लाया, हमें सचमुच लूटा गया था और हमें पैसे दान करने के लिए मजबूर किया गया था। अधेड़ उम्र के सुरक्षा पुलिसकर्मी का चेहरा काला पड़ गया। तुमने कहा था कि तुम्हारी कार लूटी गई थी, लेकिन तुम प्रूफ के लिए कुछ भी नहीं निकाल पाए। तुम कैसे साबित कर सकते हो कि कार तुम्हारी है? तुमने 1 लाख रुपए दान किए थे और तुमने कहा था कि तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? अगर तुम यहां उपद्रव मचाते रहे तो सावधान रहना, मैं तुम्हें सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के लिए सजा दूंगा। मानस को पीड़ित होने का एहसास हुआ और उसे खून की उल्टी होने लगी। वो स्पष्ट रूप से पीड़ित था। उसे बार बार पीटा गया था। उसे स्पष्ट रूप से लाखों का मुआवजा दिया गया था और उसने अपनी पोर्श कार भी खो दी थी। वो अपराध की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करा सका? इस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे दोनों निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल सकते थे। इस समय उन्हें अदिति और पोर्श से नफरत हुई। अगर उन्होंने कार नहीं छीनी होती तो उन्हें इतना पैसा नहीं गंवाना पड़ता। कम से कम उनके पास अभी भी लाखों रुपए तो होते। लेकिन अब न सिर्फ मुझे कार नहीं मिली, बल्कि मेरे सारे पंजे भी चले गए और मेरी जेब में एक सिक्का भी नहीं था। इसलिए मुझे पैदल घर जाना पड़ा। प्राचीन औषधि उद्यान में समय भाटिया की कहानी सुनकर सभी हंस पड़े। उन्होंने कहा, पैसे देते समय लड़के के चेहरे के भाव बहुत ही अद्भुत थे। ये उसके खून पीने से भी ज्यादा दुखद था। रौनव बालानी ने कहा, मास्टर अर्णव की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। लड़के को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। उसने इतना पैसा और कार गंवा दी। वो शायद शौचालय में रो रो कर मर गया होगा। माहिका ने कहा, अर्णव, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें इतना बुरा विचार कैसे सूझा। अर्णव ने कहा, इन जैसे लोगों को, जिनकी नजर में सिर्फ पैसा है, परिवार का कोई स्नेह नहीं, इसी तरह सजा मिलनी चाहिए। इनका सारा पैसा चुरा लेना इन्हें मारने से भी ज्यादा तकलीफदेह है। इस अजीब मामबेटे ने जो किया उसके बारे में सबको पहले ही पता चल चुका था। अरविंद ने कहा, मास्टर अर्णव सही कह रहे हैं। इनके जैसे लोग सजा के हकदार हैं और बिल्कुल भी दया के पात्र नहीं हैं। समय भाटिया ने कहा, मास्टर अर्णव, मैं उस पोर्श का क्या करूं? आप इसे कुछ दिन के लिए छुपा दें। बस इसे अभी के लिए नजर न आने दे। अर्णव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि रागिनी महाजन और उसके बेटे सच्चाई का पता लगा लेंगे और अदिति को परेशान करेंगे। मुझे पता है। समय भाटिया ने कहा, मेरे पास भी एक लेम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार है। मैं इसे तुरंत विला तक पहुंचा दूंगा। लियू माओ ने कहा, मेरे हाथ में एक नई मासेराटी है और मैं बस मास्टर अर्णव के लिए इसे देना चाहता हूं। रवि हेबर ने कहा, मेरे हाथ में एक फेरारी है। अब कई लोग अर्णव में रुचि रखते हैं। कृतज्ञता और प्रशंसा दोनों के साथ उन्होंने उपहार के रूप में एक स्पोर्ट्स कार निकाली। अर्णव ने कुछ नहीं कहा। उसके लिए एक और कार और एक कम कार कोई मायने नहीं रखती थी। सबने साथ में खाना खाया और फिर सब तितर बितर हो गए। जब वो घर लौटा तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। जब वो घर लौटा तो उसे अदिति को दरवाजे के सामने अकेली बैठी देखकर आश्चर्य हुआ। अदिति, तुम इतनी देर से यहां क्या कर रही हो? अर्णव ने आश्चर्य से पूछा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अर्णव को देखकर अदिति उठ खड़ी हुई और दोषी भाव से बोली, अर्णव, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी कार खो दी। वो इतनी देर तक यहां इंतजार करने की वजह अर्णव से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना था। लगता है तुम यहां मच्छरों को अतिरिक्त खाना देने आई हो। हालांकि रोशनी मंद थी, अर्णव की आंखें तेज थी और वो एक नजर में ही समझ गया कि अदिति को मच्छरों ने काट लिया है। क्या ये सिर्फ एक कार नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हें दवा देता हूं। अर्णव ने दरवाजा खोला और अदिति को अंदर खींच लिया। लाइट जलाकर तेज रोशनी में मैंने देखा कि अदिति का शरीर मच्छरों के काटने के निशानों से ढका हुआ था, जो लाल और सूजा हुआ लग रहा था। उसका विला रॉयल विला क्षेत्र के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित है, जहां सुंदर दृश्य और घनी वनस्पतियां है।
तुलनात्मक रूप से मच्छरों का प्रकोप अन्य जगहों की तुलना में कहीं अधिक होता है। इसके अलावा अदिति ने बहुत छोटी स्कर्ट के साथ व्यावसायिक पोशाक पहनी हुई थी और उसकी दोनों लंबी खुली हुई टांगों पर बुरी तरह से काट लिया गया था। पहले तुम नहा लो, फिर मैं तुम्हें दवा लगा दूंगा, अर्णव ने बाथरोब उठाकर उसकी ओर फेंकते हुए कहा। अदिति ने धीरे से अपने होंठ काटे, आखिरकार बाथरूम में चली गई और आधे घंटे बाद फिर बाहर निकली। विला में बाथरोब काफी समय से तैयार था और अब भी बहुत सेक्सी स्टाइल का था। पहनने पर छाती पर एक गहरी खाई हल्की सी उभरी हुई थी और उसके मुख्य अंग बस नीचे से ढके हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो नहा रही थी या इसलिए क्योंकि वो शर्मीली थी। उसके गाल दो बड़े पके सेबों जैसे थे जो बेहद आकर्षक लग रहे थे। यहां बैठो, मैं तुम्हें कुछ दवा लगाता हूं। अर्णव पहले तो थोड़ा विचलित हुआ, फिर अदिति को सोफे पर बैठने को कहा। फिर उसने जो मरहम बनाया था उसे निकाला और अपनी पीठ पर लगाने लगा। मलाई बहुत ताजा थी। जब अर्णव की उंगलियां अदिति की त्वचा को छूती तो उसका शरीर थोड़ा कांप उठता। जिंदगी में पहली बार किसी पुरुष ने उसके शरीर को छुआ था, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई जरूर थी। अर्णव ने उसका झिझक देखा। सोचते हुए उसने कहा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूं। मुझे तुम्हें दवा लगानी चाहिए। मैं दवा बाद में लगाना तुम पर छोड़ दूंगा। जल्द ही उसने उन जगहों पर मरहम लगाना समाप्त कर दिया जिन्हें अदिति छू नहीं सकती थी और फिर उसे मरहम खुद लगाने के लिए दे दिया। ये मरहम बेहद असरदार है। मच्छरों के काटने से होने वाले लाल धब्बे लगाने के तुरंत बाद गायब हो जाते हैं और खुजली भी नहीं होती। प्रक्रिया के बाद अदिति ने कहा, अर्णव, धन्यवाद धन्यवाद। ये छोटी सी चीज कुछ भी नहीं है। चूंकि तुम यहां हो तो मुझे फोन क्यों नहीं करती? मैं जल्दी आकर तुम्हें मच्छरों के काटने से बचा सकती थी। अदिति ने कहा, अर्णव, आज जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। क्या ये ठीक हो सकता है? आप मुझे बताएं कि कार की कीमत कितनी है और ये भविष्य में मेरी तनख्वाह से कट जाएगी। वो अपनी मां और भाई के गुणों से अच्छी तरह वाकिफ थी। पोर्श कार छीन लिए जाने के बाद उसे वापस पाना मुश्किल होगा और उसे दूसरों से एहसान लेने की आदत नहीं थी, इसलिए वो इस तरह धीरे धीरे ही उनका एहसान चुका सकती थी। छोड़ो, ये तो बस एक कार है, इसे इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, अदिति ने जिद करते हुए कहा। मैंने ये कार खो दी है और मुझे मुआवजा देना ही होगा। अर्णव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। इस कार की कीमत 20 लाख से ज्यादा है। अब तुम्हारी साल भर की तनख्वाह भी काफी नहीं है। अगर तुम्हें सचमुच मेरी कार खोनी ही है तो तुम उन पिशाचों का साथ कैसे दोगी? अदिति एक पल के लिए झिझकी। सचमुच अगर वो 1 साल तक अपने परिवार को पैसे नहीं देती तो रागिनी और दूसरों को उसके लिए लड़ना पड़ता। कर्ज की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन वो सचमुच एक मजबूत आत्मसम्मान वाली महिला है और उसे दूसरों से कर्ज लेने की आदत नहीं है। उसने अपना सिर नीचे किया और बहुत देर तक हिचकिचाती रही। फिर अचानक उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे अपना बाथरोब उतारने लगी, जिससे उसका लगभग आधे चिकना और जेड जैसा शरीर दिखाई देने लगा। अर्णव, मैं तुम्हारी भरपाई के लिए खुद का इस्तेमाल करूंगी। अपने सामने के खूबसूरत नजारे को देखकर अर्णव के शरीर में एक आवेग उमड़ पड़ा, लेकिन आखिरकार उसने खुद को संभाला और अपना मुंह दूसरी तरफ करके अदिति की शरीर पर अधिक खुली हुई के बाद रोब को पुट स्थिति में खींच लिया। फिर उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अदिति का गला रुंध गया और उसने कहा, लेकिन मेरे अलावा मेरे पास तुम्हारी भरपाई के लिए और कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी कीमत क्या लगानी चाहिए? एक बार में 20 लाख या जिंदगी भर चुकाना चाहिए? इसके अलावा ऐसा करने के बाद तुम अपने छोटे पियानो राजकुमार को कैसे पाओगी? अर्णव ने उसका कंधा थपथपाया। ठीक है, इतना मत सोचो। न तो कार और न ही वो 2 लोग तुम्हारे इस काम के लायक हैं। अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये कहकर वो मुड़ा और अपने कमरे में वापस चला गया और अदिति को वही अकेली बेसुध सी बैठी छोड़ गया। अदिति कुछ देर सोफे पर बैठी रही, फिर उठी और उस कमरे में वापस आ गई जहां वो कल रात रुका था। वो बिस्तर पर लेटी हुई अपने गर्वित शरीर को सहला रही थी। उस एहसास के बारे में सोच रही थी जब अर्णव ने खुद पर दवा लगाई थी और अभी अभी अपने व्यवहार के बारे में सोचकर उसके गाल जल रहे थे। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, फिर भी मुझे शर्म आ रही थी। ये मेरे जीवन में पहली बार है जब मैंने किसी पुरुष के सामने अपना शरीर उजागर करने की प्रयास की। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर सामने वाला कोई और पुरुष होता तो क्या होता? उदाहरण के लिए, अगर मैं एक बार देखूं कि बीरू मलिक
या कोई ऐसा ही युवा अमीर आदमी अभी भी उस पर कार का कर्जदार है, तो क्या मैं उसे अपने शरीर से चुकाना पसंद करूंगी? उसने तुरंत जवाब दिया, यानी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब दूसरे लोगों के सामने ऐसा नहीं कर सकता, तो वो अर्णव का सामने ऐसा क्यों कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि वो पहले से ही उसे पसंद करता हो? इस विचार से वो तुरंत बहुत डर गई। मन ही मन उसने अवचेतन रूप से सोचा कि वो अर्णव से किसी भी हाल में प्यार नहीं कर सकती। सबसे पहले, यह आदमी उसकी सबसे अच्छी दोस्त का बॉयफ्रेंड है, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। कुछ दिन पहले रिंग में हुई घटना के बाद वो सुप्रिया दिगाल से बहुत अलग थलग पड़ गई है। इसलिए मैं सानवी के साथ दोस्ती को बहुत महत्व देती हूं और इस सबसे अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहती, जो कई सालों से मेरे साथ है। एक और बात यह है कि उस वीडियो को देखने के बाद से वो उस छोटे पियानो राजकुमार को अपना दिल दे बैठी है, जिससे वो कभी नहीं मिली। हालांकि ये सब अवास्तविक और मूर्खतापूर्ण लगता है, पर वो यही करती है। इन दो कारणों से वो किसी भी कीमत पर अर्णव से प्यार नहीं कर सकती। नहीं, मुझे भविष्य में उससे दूरी बना लेनी चाहिए और उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। लेकिन लोगों के विचार हमेशा बड़े अजीब होते हैं। जितना ज्यादा वो ऐसा सोचती है, उतना ही अर्णव का सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके दिमाग में उभरता है, घूमता रहता है और उससे छुटकारा नहीं पा पाता। इस तरह वो काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही और फिर भोर होने पर वो बेसुध होकर सो गई। अगली सुबह अर्णव ने भी नाश्ता बनाने के बाद उसे जगाया। उसकी आंखों के नीचे दो बड़े काले घेरे देखकर उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा बहुत खराब है। क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद नहीं आई? ये सोचकर कि वो किस मुश्किल से जूझ रही थी, अदिति के गाल लाल हो गए और वो फुसफुसाई, थोड़ा सा। मैंने कहा था न कि अब कार के बारे में मत सोचो, जल्दी से खाना खा लो। अर्णव को लगा कि वो पोर्श के साथ जूझ रही है और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। नाश्ते के बाद दोनों साथ में अंडरग्राउंड पार्किंग में गए। हालांकि वो कल भी आया था, अदिति अभी भी हैरान थी। कल की तुलना में आज यहां कई ज्यादा कारें हैं। मासेराती, लेम्बोर्गिनी, फेरारी, हर तरह की लग्जरी स्पोर्ट्स कारें। उसे नहीं पता था कि अर्णव कितना अमीर है और उसके पास एक साथ इतनी सारी लग्जरी कारें कैसे हैं। एक चुन लो और अगर तुम्हें पसंद आए तो चलाकर चले जाओ, अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा। अदिति ने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं नहीं, कल ही तो एक गाड़ी तुम्हारे हाथ से चली गई थी। अब हम इसे दोहरा नहीं सकते। अब तो हो ही गया। अगर तुम गाड़ी नहीं चलाओगी तो मुझे डर है कि तुम लेट हो जाओगी। क्या जनरल मैनेजर के तौर पर दूसरे दिन देर से आना बुरा नहीं है? अर्णव ने फिर भी उसे अपनी मर्जी से चुनाव करने नहीं दिया। उसने हाथ बढ़ाया और मासेराती कार की चाबियां उसके हाथ में थमा दी। यही है। अदिति ने फिर हाथ हिलाया और कहा, यह बिल्कुल नामुमकिन है। अगर मेरी मां और भाई ने इसे देख लिया तो मुझे डर है कि वे इसे छीन लेंगे। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया। यकीन मानो, वे इसे चुराएंगे नहीं। अगर तुम उन्हें कार दे भी दो तो भी वे इसे नहीं लेंगे। अदिति के हावभाव बदल गए। अर्णव, क्या तुमने उनके साथ कुछ गलत किया? पिछले कुछ दिनों में अर्णव की ताकत देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि उसके लिए मानस को सबक सिखाना आसान होगा। चिंता मत करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। अर्णव ने हाथ बढ़ाकर उसका कंधा थपथपाया। चलो जल्दी चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, अदिति ने सिर हिलाया और विला से चली गई। रास्ते में वो बेतहाशा सोच रही थी कि अर्णव ने मानस और रागिनी महाजन के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। वो फोन करके पूछना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि जब तक वो फोन करती रहेगी वो मुसीबत में पड़ ही जाएगी। अब मैं अर्णव का इतना एहसानमंद हूं कि अब और एहसान नहीं ले सकती। जब वो डॉक्टर वैद्यराज फार्मास्यूटिकल के सामने पहुंचा तो उसने दूर से मानस को देखा। ये देखकर कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, उसे राहत मिली। साथ ही वो बहुत उलझन में था। पोर्श भगाने के बाद उन दोनों ने क्या किया? इस बार मानस के गाड़ी रोकने से पहले ही उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। अदिति को एक और शानदार मासराटी खरीदते देख मानस बता नहीं पा रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो ईर्ष्या, जलन और नफरत से भर गया था, लेकिन अब वो ये कार के बारे में फिर से सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसा कि अर्णव ने कहा, अगर वो उसे दे भी दी जाती तो वे उसे लेने की हिम्मत नहीं करते। उस पोर्श ने कल ही उन्हें धोखा दे दिया था। अगर ये कार भी डेक कार है या इसमें और भी गड़बड़ियां हैं तो ये आपके ही हाथों एक बड़ी मुसीबत होगी। अदिति ने कहा, मां, मानस, तुम यहां क्या कर रही हो? रागिनी महाजन चिल्लाई। तुम्हें यह पूछने की हिम्मत है? तुमने कल हमें वो घटिया कार दी थी जिसने हम सबका नुकसान कर दिया
और हमें 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें आज ही हमें पैसे देने होंगे और हमें और मुआवजा देना होगा। मानस चिल्लाया, अगर तुम आज हमें पैसे नहीं दोगे तो हम यहां से नहीं जाएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। अदिति उलझन में पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और पोर्श का कोई निशान नहीं देखा, इसलिए उसने पूछा, कार कहाँ है? क्या तुमने उसे बेच दिया? ये बकवास बिक्री है, कार छीन ली गई। मानस रूखेपन से चिल्लाया, बकवास बंद करो और जल्दी से पैसे दो। उनकी बातें सुनकर आदिति को लगा कि पोर्श बिक गई होगी। हालांकि मानस के पास कोई औपचारिकताएं नहीं थी, फिर भी वो उसे कम कीमत पर बेच सकता था और फिर वो खुद ही मुसीबत मोल ले लेगा। ये सोचकर उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। उसने कहा, मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें इस महीने मिलने वाली तनख्वाह का इंतजार करना होगा। तुम किससे झूठ बोल रहे हो? तुम इतनी अच्छी कार कैसे चला सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मानस ने कहा और अदिति के हाथ से बैग छीन लिया। उसमें रखे हजारों रुपए निकालकर अपनी जेब में रख लिए। इतने कम क्यों? ये कहकर वो अनिच्छा से मासेराटी में बैठा और अंदर ढूंढने लगा। उसे कार में बैठते देख अदिति घबराकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत, मुझे तुम्हारी कार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मानस ने कार में बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन उसे एक भी पैकेट नहीं मिला। वो गुस्से से कार से बाहर निकला और चिल्लाया, जल्दी बताओ, पैसा कहाँ छिपा है? अदिति बोली, मैंने तुमसे कहा था, मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? फिर हम तुम्हारे पीछे चलेंगे और देखेंगे कि तुम काम पर कैसे जाती हो। पैसे पाने के लिए रागिनी महाजन और बाकी दोनों बदमाशों की तरह उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अदिति गुस्से से बोली, मां, क्या तुम प्लीज परेशान करना बंद करोगी? मैं ऐसे काम पर कैसे जा सकती हूं? रागिनी महाजन बोली, मुझे तुम्हारी इतनी परवाह नहीं है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मुझे पैसे दो, वरना हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे। इसी समय दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने यहां हलचल देखी और सोचा कि अदिति मुसीबत में है। वो दौड़कर आया और पूछा, मिस अदिति, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? अदिति ने कार की चाबियां उसकी ओर फेंक दी और कहा, मेरे लिए कार पार्किंग में खड़ी कर दो। ये कहकर वो कंपनी की ओर चल पड़ी। उसके पीछे पीछे मानस और रागिनी भी चल पड़े। ऑफिस बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचकर अदिति ने मुड़कर कहा, क्या आप मेरा पीछा करना बंद कर सकते हैं? ये एक ऑफिस है और बाहरी लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। मानस चिल्लाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि हम चले जाएं, तो आपको हमें पैसे देने होंगे। इस मामले पर कोई बात नहीं होगी। अदिति ने बेबसी से कहा, तो आप 1 मिनट रुकिए, मैं वित्त विभाग से बात करके देखती हूं कि क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकती हूं और कल आपको दे दूंगी। रागिनी चिल्लाई, आप किससे झूठ बोल रहे हैं? आप जनरल मैनेजर हैं और आपका आदमी प्रेसिडेंट है। क्या आपको पैसे पाने के लिए दूसरों से मोलभाव करना पड़ता है? आप तो हमें देना ही नहीं चाहते। मानस घमंड से चिल्लाया, मैं तुमसे कहती हूं, अगर हमें आज पैसे नहीं मिले तो हम चेचक का जिक्र करने पर भी नहीं जाएंगे। मेरे लिए उन्हें रोको। अदिति के पास इस तरीके को अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो ऑफिस की इमारत की ओर चल पड़ी। जैसे ही दोनों लोग आगे बढ़ने वाले थे, दरवाजे पर खड़े 2 सुरक्षा गार्डों ने कहा, माफ कीजिए, ये एक ऑफिस है और बाहरी लोगों का अंदर आना मना है। मानस चिल्लाई, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मानो या न मानो, मैं तुम्हें सीधे नौकरी से निकाल दूंगी। रागिनी घमंड से चिल्लाई, मेरी बेटी जनरल मैनेजर है और मेरा दामाद प्रेसिडेंट है। क्या मुझे अब भी बाहरी समझा जाएगा? तुम दोनों छोटे सुरक्षा गार्ड खुद को क्या समझते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। ये दरवाजे पर खड़े 2 सुरक्षा गार्ड उसकी गति से सचमुच डर गए थे और वे ये भी जानते थे कि इस महिला का एक विशेष दर्जा है। वो वास्तव में जनरल मैनेजर की मां थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो प्रेसिडेंट की सास थी या नहीं, उसे नहीं पता था। दोनों लोग दरवाजे के सामने खड़े थे। एक पल के लिए वे असमंजस में पड़ गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दूसरे पक्ष का रवैया देखकर रागिनी का चेहरा और भी गर्व से भर गया और वो फिर चिल्लाई, मैं आज अंदर जा रही हूं, देखते हैं कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। तुम लोगों हिम्मत है। जैसे ही वे दोनों विजयी भाव से अंदर जाने वाले थे, अंकुर त्यागी बाहर निकले। उनके पीछे 7-8 सुरक्षा गार्ड थे। उन्होंने कठोर भाव से कहा, यह डॉक्टर वैद्यराज फार्मास्यूटिकल का कार्यालय है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। तुम दोनों को भी नहीं। जल्दी से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। रागिनी चिल्लाई, यार,
मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन मेरा दामाद प्रेसिडेंट है, तुम्हें मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है। मानस चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? मानो या न मानो, मैं तुम्हें सिर्फ एक फोन कॉल से नौकरी से निकाल दूंगा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही अंकुर त्यागी ने अपने पीछे खड़े सुरक्षा गार्ड की ओर इशारा किया। इन्हें बाहर निकालो। कैप्टन के आदेश पर सुरक्षा गार्डों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मानस और रागिनी को उठाया और गेट से बाहर खींच लिया। अंकुर त्यागी ने सुरक्षा गार्ड से फिर कहा, तुम सबको ध्यान रखना होगा। अब से अगर ये दोनों लोग ग्रुप गेट के पास आए तो मुझे सीधे पिट दो, जरा भी विनम्र मत बनो। रागिनी और मानस ने विरोध करना चाहा, लेकिन ये सुरक्षा गार्ड लंबे और मजबूत थे, इसलिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। अदिति, अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगी तो तुम पर बिजली गिर जाएगी। अदिति, क्या अभी तुम्हारा ज़मीर बाकी है? मैं तुम्हारी मां हूं। दोनों लोग चिल्लाते रहे, लेकिन अदिति भी जानती थी कि इससे निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका है, और उसने इसे रोका नहीं। जल्द ही दोनों लोगों को गेट से बाहर निकाल दिया गया और अंकुर त्यागी ने अदिति से कहा, जनरल मैनेजर अदिति, मास्टर अर्णव ने ही मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था। उन्हें बहुत पहले से ही उम्मीद थी कि ये दोनों लोग समूह में आकर परेशानी खड़ी करेंगे, और उन्होंने उनसे कहा कि वे उनके साथ विनम्र न हों। तुमने सही किया, बस वही करो जो उन्होंने कहा। अदिति के बोलने के बाद वो लिफ्ट के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। उसके दिल में अर्णव के लिए थोड़ी और प्रशंसा की भावना थी। ऐसा लग रहा था कि ये आदमी अपने आगे की हर चीज के बारे में सोच सकता है। जैसे ही अर्णव प्राचीन औषधि उद्यान में दाखिल हुआ, उसे जिया का फोन आया। फोन उठाने के बाद उसने पूछा, कैसा है? क्या मामला सुलझ गया है? कल जो हुआ, उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कोई पर्दे के पीछे से उसे निशाना बना रहा होगा, वरना प्राचीन औषधि उद्यान की इतने सालों की प्रतिष्ठा को देखते हुए उसे किसी दवा कंपनी द्वारा ब्लैकमेल नहीं किया जाता। इसलिए जिया को विशेष रूप से पूरी जांच करने के लिए कहा गया था, और इसके पीछे छिपे व्यक्ति का पता लगाना सबसे अच्छा होगा। जिया ने कहा, सक्सेना अनसेंट फार्मास्यूटिकल वास्तव में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन हाल के वर्षों में यह काला और सफेद दोनों तरह का कारोबार कर रही है। इसने अक्सर छोटे क्लिनिकों को धमकाया है। अर्णव ने कहा, तो यह घटना पूरी तरह से आकस्मिक थी और किसी ने जानबूझकर मुझे निशाना नहीं बनाया? जिया ने कहा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। सक्सेना अनसेंट फार्मास्यूटिकल के बॉस राघव सक्सेना घटना के बाद अचानक गायब हो गए। मेरी जांच के बाद मैंने पाया कि राघव सक्सेना का देशपांडे परिवार के विक्रांत देशपांडे के साथ बहुत करीबी रिश्ता है, या दूसरे शब्दों में देशपांडे परिवार उसके पीछे है। देशपांडे परिवार? अर्णव के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। यह कहना उचित ही होगा कि देशपांडे परिवार उसे निशाना बना रहा था। आखिरकार पिछली बार उसने विक्रांत देशपांडे को करारा तमाचा मारा था और खूब पैसा कमाया था। जिया ने कहा, अभी तो बस अंदाजा है, अभी पूरी तरह से पक्का नहीं है। सब कुछ के लिए इंतजार करना होगा। राघव सक्सेना को सजा मिलने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। अर्णव ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसने अपना फोन रख दिया, कपड़े बदले और जाकर इलाज कराने लगा। कल की घटना के बाद प्राचीन औषधि उद्यान के सामने न सिर्फ मरीजों की संख्या कम हुई, बल्कि उल्टे वहां रोजाना से दोगुने मरीज थे, और वहां एक लंबी कतार लग चुकी थी। 8 बजे प्राचीन औषधि उद्यान में आधिकारिक तौर पर इलाज शुरू हो गया। अर्णव ने बहुत जल्दी मरीजों का इलाज किया। 2 घंटे से भी कम समय में उसने दर्जनों मरीज देखे। इसी समय दरवाजे पर शोर मच गया और एक युवक और युवती अंदर आए। वो आदमी साधारण और ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं लग रहा था, लेकिन युवती बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल, शॉल, नाजुक गाल, लंबी टांगे और पतली कमर थी। उसने एक टाइट लंबी स्कर्ट पहनी हुई है जो उसके सेक्सी फिगर को पूरी तरह से उभार रही है। मेडिकल सेंटर में पहले तो बहुत शोर था, लेकिन जैसे ही ये महिला आई, अचानक सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें उस पर टिक गई। वो महिला सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की आदी लग रही थी। वो शर्माते हुए उस आदमी की बाहों में झुक गई और दोनों साथ साथ अर्णव के पास आ गए। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर अर्णव, मैंने सुना है कि प्राचीन औषधि उद्यान फिर से खुल गया है और वहां कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आप एक प्रसिद्ध चमत्कारी डॉक्टर भी हैं। कुछ लोग आपको परी डॉक्टर भी कहते हैं। आपके पास परियों जैसी चिकित्सा क्षमता है, इसलिए हम आपके पास इलाज के लिए आए थे, ये जानते हुए कि आप हमारे जोड़े को जरूर ठीक कर पाएंगे। अर्णव ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उस आदमी ने जो कहा वो तारीफ
और विनम्रता से भरा लग रहा था, लेकिन असल में वो कुछ छिपा रहा था। जैसा कि कहावत है, जितना ऊंचा चढ़ोगे उतनी ही जोर से गिरोगे। अगर तुम उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए तो प्राचीन औषधि उद्यान की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। हालांकि प्राचीन चिकित्सा के उत्तराधिकारी होने के नाते उसने इन गंदी चालों की परवाह नहीं की और कहा, बताओ, तुम से कौन डॉक्टर के पास आना चाहता है और किस तरह की बीमारी का इलाज करवाना चाहता है? उस आदमी ने कहा, बस डॉक्टर अर्णव, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ है। कई अस्पतालों ने कहा है कि मेरी पत्नी बांझ है। आज मैं आपसे उसका इलाज करने के लिए कहना चाहता हूं। क्या आप हमें बच्चा पैदा करने में मदद कर सकते हैं? हाँ डॉक्टर अर्णव, मुझे एक बच्चा बहुत चाहिए। सुंदर महिला बोलते हुए अर्णव के सामने बैठ गई और अपनी सफेद कलाई फैलाकर उसकी नब्ज टटोलने का इंतजार करने लगी। अर्णव ने उन दोनों को ठंडी नजरों से देखा और फिर कहा, बाहर निकलो, यहां से निकलो, तुम दोनों। पहले तो सबका ध्यान उस खूबसूरत महिला पर था, लेकिन जब उन्होंने अर्णव की बातें सुनी तो वे चौंक गए और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। डॉक्टर अर्णव को क्या हो गया है? वे अपने मरीजों के साथ बहुत विनम्र रहते थे, फिर उन्होंने अचानक उन्हें जाने के लिए क्यों कहा? पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे लगता है डॉक्टर अर्णव ने हार मान ली। उन्होंने लोगों की नब्ज भी नहीं देखी। जब लोग इलाज कराने आए तो उन्होंने बस लोगों को जाने को कहा। कोई डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि अर्णव लोगों को भगा देगा, इसलिए वो उछल पड़ा और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? हम इलाज के लिए इतनी दूर से तुम्हारे पास आए हैं और तुमने बिना देखे ही हमें बाहर जाने को कह दिया। क्या डॉक्टर होने के नाते तुम यही करते हो? औरत भी खड़ी हो गई और अपने आसपास के लोगों से दयनीय स्वर में बोली, सब लोग अपनी बात कहो। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। मैंने सुना था कि प्राचीन औषधि उद्यान प्रसिद्ध है और डॉक्टर अर्णव के पास अच्छी चिकित्सा क्षमता है, इसलिए मैं यहां खास इलाज कराने आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका नतीजा ऐसा होगा। वो आदमी फिर गुस्से से चिल्लाया, मुझे लगता है कि प्राचीन औषधि उद्यान बस नाम का है और अर्णव नाम का ये आदमी डॉक्टर का इलाज करना नहीं जानता, इसलिए उसने हमें बाहर निकाल दिया। चिकित्सा कौशल या चिकित्सा नैतिकता के बिना ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। सब सोचो, क्या इस तरह के चिकित्सा क्लिनिक का होना अब भी जरूरी है? जब इन दोनों लोगों ने इतना हंगामा किया तो उनके आसपास के लोग आपस में फुसफुसाने लगे और प्राचीन औषधि उद्यान की चिकित्सा नैतिकता पर अपनी गहरी निराशा व्यक्त करने लगे। यहां की हलचल सुनकर समय भाटिया और अन्य लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा और सीधे अर्णव के पीछे खड़े हो गए। उनके विचार से मास्टर अर्णव जो भी करें सही होगा, उन्हें बिना शर्त समर्थन की जरूरत है। अर्णव ने शांत भाव से उछल कूद कर रहे दोनों लोगों को देखा। मैंने अभी अभी तुम्हें बाहर निकलने के लिए कहा था और तुम बाहर नहीं निकल रहे हो। अब बाहर निकलने में बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर वो आगे बढ़ा और इससे पहले कि वो जोड़ा कुछ समझ पाता, उसे एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ों से मारा गया। धमाका धमाका बारंग। बड़े मुंह से जोरदार और करारा थप्पड़ मारा गया, जिससे दोनों लोग एक के बाद एक पीछे गिर पड़े। आह, तुमने किसी को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे लड़ूंगा, वो आदमी चिल्लाया और आगे बढ़ा, लेकिन उसकी रखवाली कर रहे समय भाटिया ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी को क्यों पीट रहे हो? महिला उस आदमी को उठाने के लिए आगे बढ़ी और फिर हताश होकर चिल्लाई, सब लोग आकर देखो, प्राचीन उद्यान अस्पताल के डॉक्टर ने किसी को पीटा है। हाँ, ये कैसा डॉक्टर है जो लोगों को पीटते हैं? ये इतना घिनौना है कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं पुलिस को बुलाता हूं। इस तरह के मेडिकल सेंटर को बंद कर देना चाहिए। हटो हटो। इसी समय दरवाजे पर फिर से शोर मचा और 4-5 पत्रकार बाहर से दौड़े दौड़े अंदर आए। ये लोग हाथों में कैमरे और लंबी बंदूकें लिए हुए थे और बीच में अर्णव पर निशाना साध रहे थे। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया। हां, तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक अधेड़ उम्र का पत्रकार आगे आया और बोला, तुम प्राचीन औषधि उद्यान के डॉक्टर अपने मरीजों की बीमारियां ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें पिट रहे हो। मैं तुम्हारा पर्दाफाश जरूर करूंगा। अर्णव ने समय और कैमरा पकड़ने वाले दूसरे लोगों को रोकने के लिए हाथ उठाया। उसने सामने खड़े पत्रकारों की तरफ देखा और कहा, पर्दाफाश? हाँ, पर्दाफाश तो होना ही चाहिए। वैसे ये एक चौंकाने वाला खबर है। मेरे प्राचीन औषधि उद्यान में कोई महिला ना होकर भी गर्भवती होने की रास्ता खोजने आई है। क्या? महिला नहीं, लेकिन गर्भवती।
वहां मौजूद सभी लोग असमंजस में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अर्णव का क्या मतलब है। लेकिन जोड़े के हाव भाव बदल गए और वे अर्णव को डर से देखने लगे। लेकिन जल्द ही वे संभल गए। वो आदमी आगे बढ़ा और अर्णव की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो? क्या ये मेरी पत्नी नहीं है? मैं तुम्हारे खिलाफ जरूर शिकायत दर्ज करूंगा। एक डॉक्टर जो अपने मरीजों का सम्मान नहीं करता, और तुम्हारा क्लिनिक बंद कर दिया जाएगा। तुम्हारी पत्नी? तुमने कहा कि एक आदमी तुम्हारी पत्नी है? अर्णव ने अपना पैर उठाया और उस आदमी को लात मारकर दूर धकेल दिया। तुमने कहा कि एक आदमी तुम्हारी पत्नी है और तुमने मुझे उसे गर्भवती करने की उपाय ढूंढने के लिए कहा। यह कहकर वो आगे बढ़ा और उस महिला को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने चाकू से उसकी स्कर्ट फाड़ दी। महिला चीख पड़ी, ताली बजाई और अपना शरीर ढक लिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने पहले ही गौर से देख लिया था कि वहां उभरी हुई चीज साफ तौर पर एक आदमी थी। इस समय अचानक सबके मन में एक विचार आया, हिजड़ा। ये तो हिजड़ा है। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। तुम बांझपन के इलाज के लिए एक लेडी बॉय को डॉक्टर अर्णव के पास ले आए। क्या ये कोई घोटाला नहीं है? तुम सच में एक डॉक्टर को एक लेडी बॉय को गर्भवती करने के लिए मजबूर कर रहे हो? क्या तुम्हारे पिता या तुम्हारे पिता गर्भवती हो सकते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी सुंदर है। वो एक हिजड़ा निकली। मेरे दिल में उसका साया है। भविष्य में मैं औरतें कैसे ढूंढूंगा? आसपास के लोग उन दोनों को देख रहे थे और उनकी आंखों में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। उल्टे वे गुस्से से भरे हुए थे। कुछ गुस्से लोग तो दौड़कर उन्हें पीटने के लिए भी तैयार थे। मिस्टर अखिल और मिस्टर आदित्य बगल से देख रहे थे। उन्होंने अर्णव को रोका नहीं, बल्कि वे भी मन ही मन बहुत उलझन में थे। इसी समय मुझे अचानक एहसास हुआ कि अर्णव पहले ही देख चुकी थी कि वो एक हिजड़ा है और जाहिर है कि वो मेडिकल सेंटर में कोई गड़बड़ करने आई है। जब पत्रकारों ने यह स्थिति देखी तो उन्होंने अपने हाथों में पड़ी चीजें रख दी, मुड़कर मेडिकल सेंटर से बाहर भाग गए। ये साफ था कि वे सभी एक ही समूह में थे। ये देखकर कि रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, वे बस निराश होकर बाहर भाग सकते थे। गर्भवती होने के बारे में बहस कर रहे दोनों लोग उठ खड़े हुए। उस आदमी ने अर्णव की ओर इशारा किया और चिल्लाया, बेटे जरा इंतजार करो, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है। रुको, ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है? अर्णव ने रौनव बालानी और दूसरे लोगों से, जो पहले से ही कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, चिल्लाया, करो और दोनों के हाथ तोड़ दो। रौनव बालानी और दूसरे लोग तुरंत आगे बढ़े और दोनों आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। जुनैद ने अपने हाथ में हथौड़ा उठाया और उस आदमी के दाहिने हाथ पर निशाना साधकर हथौड़ा मारने आगे बढ़ा। ये समझते हुए कि उसके सामने खड़े ये लोग मजाक नहीं कर रहे थे, उस आदमी ने तुरंत अपना हावभाव बदला और तेजी से चिल्लाया, डॉक्टर अर्णव, कृपया ऐसा न करें, हमें जाने दे। दूसरों ने हमें यहां भेजा है। अर्णव ने कहा, बताओ, तुम्हें किसने आने के लिए कहा था? उस आदमी ने कहा, मैं भी उस व्यक्ति को नहीं जानता। उसने धूप का चश्मा और नकाब पहना हुआ था। उसने हमें 50,000 दिए और हमें मेडिकल सेंटर जाकर परेशानी खड़ी करने को कहा। लेडी बॉय ने भी विनती की, डॉक्टर अर्णव, कृपया इस बार हमें जाने दीजिए, हम आपको मिली हुई पूरे 50,000 दे देंगे। अर्णव ने भौहें चढ़ाई। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष बहुत सावधान था और उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, इन्हें बाहर फेंक दो। समय और अन्य लोग सहमत हो गए। फिर उन दोनों लोगों को घसीटकर अस्पताल से बाहर फेंक दिया। जैसे ही वे बाहर गए, उन पर अनगिनत ईंटें, अंडे और सड़े हुए खुरमा फेंके गए। जिन लोगों को पीटा गया था वे इतने शर्मिंदा थे कि सिर पकड़कर भाग गए। उनके जाने के बाद अस्पताल में शांति छा गई। रौनव बालानी ने कहा, मास्टर अर्णव, जाहिर है कोई हमें निशाना बना रहा है। मुझे पता है, अभी उनकी चिंता मत करो। अर्णव ने शांति से कहा और मरीज का इलाज जारी रखा। खांसी खांसी खांसी। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला 60 साल के एक बुजुर्ग को गोद में लिए अर्णव के पास आई। अधेड़ उम्र की महिला ने बेचैनी से कहा, डॉक्टर अर्णव, कृपया मेरे पिताजी को जल्दी से देखिए। उन्हें इन दिनों बहुत खांसी आ रही है और चाहे वे कोई भी दवा ले, वे इसे रोक नहीं पा रहे हैं। अर्णव ने बुजुर्ग की नब्ज देखी और कहा, चिंता मत करो, कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस उनके फेफड़ों में ठंडक महसूस हो रही है। मैं उन्हें दवा लिख दूंगी और 2 गोलियां लेने के बाद वे ठीक हो जाएंगे।